जो मेरे फादर थे वो एक कोल माइंस में काम करते थे। जब पापा आते थे तो हम देख सकते थे तो उनके शोल्डर्स पे, हाथों पे, पैरों में वो कोयले और वो सब चीज़ें कि हाँ वो इतनी मेहनत करते हैं। तो पापा की पेमेंट मिलती थी तो वो दे का इंतज़ार करते थे कि हाँ आज मिठाई आएगी। मम्मी को होते थे वो झापड़, वो चप्पलें आती थी, क्या मना किया ना अभी, क्यों चाहिए। एक तो अननेसेसरी खर्चे है ना, तो घर में पापा ने मना कर दिया। यानी पैसे कैसे मांगेंगे, 3,000 4,000 का स्पाइक्स उस टाइम पे। यानी जैसे क्या कोच साहब आगे ग्राउंड में खड़े हैं, नहीं चलता है ये, तुमको क्या लग रहा है गली का क्रिकेट लग रहा है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से स्पाइक्स लेके आना, तो बॉलिंग करने आना, जाओ वहाँ से। कॉल ऑलरेडी आ चुकी थी, शायद मैं गेम के अंदर था। जब मैच फिनिश हुआ, मैं बॉलिंग करके बाहर आया तो मुझे पता चला। सैड मोमेंट था मेरे लाइफ का, क्योंकि मम्मी की तबीयत यानी पहले से ख़राब रहती थी थोड़ी बहुत। यानी कभी ना कभी बीच में हॉस्पिटलाइजेशन होते रहते थे, हॉस्पिटल में काफ़ी बार एडमिट हुआ, बट इतना कभी सीरियस हुआ नहीं। यानी मैं ये कह रहा कि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि आप जितना भी कर लो, क्योंकि मैं उस पोजीशन में था उस टाइम की, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती या मेडिकल हेल्प या जो थी मैं कर सकता था, बट यानी कुछ फ़ायदा नहीं था। यानी आप ये कहते हो कि लाइफ में आप कितना भी पैसा कमा लो, बट लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो चीज़ हुई। मुझे लगता है कि हर लाइफ में होती है, ये आपकी जंग है ना। 2013 तानिया से आपकी मुलाकात होती, लाइफ में एक बैलेंस आया, फिर एक स्टेबिलिटी आई। उसके बाद आपको अच्छे बुरे का यानी जो तक जिसमें मैं ध्यान नहीं देता था कभी, बट वो उसने लेके आई मेरे लाइफ में, उसने वो चेंज किया। माई भाई ग्राउंड में कुछ और है, टेस्ट टीम के बाहर कुछ और है, क्योंकि विराट इज़ वेरी इनटू टेस्ट क्रिकेट। लाइक उसको था कि हमें नंबर 1 बनना है। आईपीएल ऑक्शन पहले आपका नाम नहीं आता है, और उसके बाद जैसा कि आपकी लाइफ में हर वक्त रहा है, आप एक बहुत तगड़ी कमबैक मारते हो। ऐसा होता है कि ऑक्शन में कोई आपके लिए बिल्ड नहीं कर रहा है, तो होता है ना कि आप थोड़ा एंजाइटी और वो चढ़ जाती है, मतलब यार क्या हो रहा है, ये तो यानी दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। उसके सीज़न के बाद यानी 23 के बाद ही से 24 से मैं इंडियन टीम में भी नहीं था, मैं टीम में भी नहीं आ रहा था। तो मेरे लिए ये टूर्नामेंट आईपीएल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो सिलेक्शन के ऊपर बात आई तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा ऐसा है, बट मेरी बात यही थी कि अगर आप कम्युनिकेट करते, आप कम्युनिकेशन रखते मुझसे, अगर ऐसा कुछ आपका प्लान था तो आप मुझे पहले बता सकते थे। तो माइट भी मैं कहीं और भी ट्राई कर सकता था, बट मिड सीजन में ये सब होना इज़ नॉट गुड फॉर मी। From the gully to the ground, cricket fever all around. It's happening on the air. Let's cheer for the players. Beyond the boundary. Beyond the boundary. Rich Shetland. बियॉन्ड द बाउंड्री में आपका स्वागत है। ये क्रिकेट शो है, अ क्रिकेट शो विद डिफरेंस, क्योंकि क्रिकेट की बातें तो हम अक्सर हर जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे के किरदार क्या है, वो प्लेयर जो है उसका ह्यूमन चेहरा क्या है, वो लोग कौन हैं जिन्होंने उन प्लेयर को सपोर्ट किया, उन बड़े मोमेंट्स के पीछे की स्टोरीज, उन्हीं को लाने की कोशिश करते हैं। और आज भारत के आइकॉनिक फास्ट बॉलर हमारे साथ बियॉन्ड द बाउंड्री में उमेश यादव। उमेश भाई एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं, जब वो आए तो उन्होंने फास्ट बॉलिंग की सीन को डिसरप्ट कर दिया अपने पेस से, अपने एथलेटिसिज्म से, और हमने उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा एंजॉय किया है। आप में से कई लोगों के फेवरेट बॉलर हो गए, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। और आज कोशिश करेंगे उस पर्सनालिटी को भी समझें, उनकी लाइफ जर्नी को भी समझें और कुछ मस्ती करें। उमेश भाई, बियॉन्ड द बाउंड्री में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आपकी जो शुरुआत है वो है महाराष्ट्र से, वल्ली एक जगह है, वहां आपकी परवरिश हुई है। WCL ये एक जगह है, ये WCL क्या है भाई, और ये वो जगह कैसी है जहां आप पले बढ़े? मुझे लगता है कि जिन्हें पता है कोयले के बारे में पता है तो उनको पता होगा कि WCL एक्चुअली नाम से तो नहीं पता है, बट अगर कोल माइंस के बारे में अगर किसी को पता होगा तो उनको समझ आता है, क्योंकि WCL इज़ लाइक वनली कोल माइंस के नाम से फेमस था। जहाँ पे कहते हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है। उनमें से ही जो मेरे फादर थे वो एक कोल माइंस में काम करते थे। तो उनका काम होता था अंदर यानी ज़मीन के अंदर जाना, और वहाँ पे कोला होता ना, डिगिंग करना और उसको निकालना, क्योंकि
उसमें भी कहते हैं ना कि जैसे ऑफिस में जाते हैं तो आप लोग होते हैं कि मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है, कुछ असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, तो इस तरह के लोग आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेबर्स यानी जो होंगे काफ़ी आप स्टार्ट करोगे बेसिक से, जो वर्कर्स भी होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, तो उस हिसाब से कोल माइंस में होता है कि आप एक लोडर होता है, जो लोडर का काम होता है कि कोयला निकालना, और उनके पास उस टाइम पे टोकरी होती थी बड़ी बड़ी, उसमें कोयला लोड करके जो ट्रेन अंदर चलती है छोटी, उसके अंदर कोयला लोड करना। और एक होते थे एक जो बारूद का काम जानते थे, क्योंकि वो ब्लास्ट करना पड़ता है कोल निकालने के लिए। तो यानी पहले जब स्टार्टिंग में पापा जाते थे तो इट्स डिफिकल्ट जॉब टू डू दैट, बिकॉज सेफ्टी, जान का भी खतरा। हाँ, क्योंकि सेफ्टी इतनी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि स्टार्ट हुआ था तो धीरे धीरे सेफ्टी आना चालू, क्योंकि वो लोग जहाँ पे भी डिगिंग करते थे वहाँ पे खुद से बनाते थे, जो छत है या एरियाज हैं जहाँ पे आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता था खुद से। तो आपके पास बूट होते थे और आपके सर पे एक टोपी होती थी, जो आप नॉर्मली देखते हो साइड्स पे लोग पहनते हैं, वो प्लास्टिक या फाइबर की जो होती है वो, और आप नॉर्मली उस लाइट के सहारे काम करते हो वहाँ पे। तो काफ़ी डेंजर था, काफ़ी एक्सीडेंट भी सुनने मिलते थे, काफ़ी लोगों की जान भी गई, काफ़ी लोगों के इंजरीज हुई हैं। सो बट उस मामले में कह सकते हैं कि वी आर ग्रेट कि हाँ, पापा को ऐसी कोई भी इंजरीज या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ, इज़ अ डेंजरस जॉब, आपको अंधेरे में नीचे उतरना है और कोयला खोदना है और उसको लोड करना है, बिकॉज लोडिंग का काम काफ़ी टफ है। जब पापा आते थे तो हम देख सकते थे तो उनके शोल्डर्स पे, हाथों पे, पैरों में वो कोयले और वो सब चीज़ें कि हाँ वो इतनी मेहनत करते हैं। तो एक था कि दिल में, दिमाग में कि यार ये यानी डिफ़िकल्ट काम है, और जब तक बंदा वापस नहीं आता तो थोड़ा रहता है कि टेंशन, हाँ कि हाँ थोड़ी टेंशन रहती है कि हाँ आज जब निकल के आएंगे तो ठीक है। बट उसके बाद धीरे धीरे अभी मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर हो गया, क्योंकि जैसे जैसे सेफ्टी इम्प्रूव हुए हैं तो सबको पता है कि सेफ्टी फर्स्ट ना हो, और अब हर जगह इस पे पहले काम होता है कि पहले सेफ्टी, उसके बाद जो भी काम होगा। तो इस हिसाब से है। और डब्ल्यू सेल उसे कहते हैं जहाँ से आपको कोयला मिलता है, क्योंकि यूजली उस एरिया में काफ़ी बड़े पावर हाउसेस भी हैं वल्ली के पास, तो पावर प्लांट्स हैं, तो बिजली भी आती है कोयला में, कोयले का काम बिजली बनाने के लिए भी होता है। तो पिताजी को मेहनत करते हुए देखा आपने, बड़े मेहनत यानी मेहनत करते हुए मीन्स अंदर जाके देख तो नहीं सकते हैं, बट हाँ जब वो आते थे तो आपको समझ आता था, क्योंकि वो कोयला नाखूनों में, बिल्कुल बॉडी में, और जो होते हैं कि कंधे होते हैं जो टोकरियाँ उठाते थे और कोयला लोड करते थे, तो वो देख के आपको समझ आता कि हाँ कितनी मेहनत की है उन्होंने। और स्ट्रिक्ट थे? हाँ नहीं, पापा कभी स्ट्रिक्ट नहीं रहे। और अभी कहते हैं कि जो भी का सिचुएशन और पहले का सिचुएशन है कि आप ऐसे हालात और सिचुएशन में रहते हैं कि आपके पास इतने ऑप्शन नहीं होते, तो आप जो बेसिक ऑप्शन होते हैं उस पर ही चलते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि कुछ होने वाला है नहीं, आप कितनी भी लड़ाई झगड़े कर लो, या कितना भी आज के टाइम में होता ना कि आप डिमांड्स रखते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उस टाइम पे वो नहीं था। आपने कुछ मांगा, अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं तो आपने मिलेगी, एक्सेप्ट कर हाँ लिया। तो एक्सेप्ट कर लिया। अगर रोना धोना हुआ तो वही होता था कि पापा तो कम, मम्मी को होते थे वो झापड़, वो चप्पलें आती थी क्या मना किया ना अभी क्यों चाहिए। सो वो सिचुएशन है। तो हम लोग, और होता ना कि संडे या जब पापा की पेमेंट मिलती थी तो वो डे का इंतजार करते थे कि हाँ आज मिठाई आएगी, आज कुछ तो नया आएगा, आज मार्केट है तो आज वहां से जलेबी आएगी। तो ये तो वो सिचुएशन थी। वो आज का टाइम नहीं है कि आप घर से निकले नहीं पापा मुझे आज ये चाहिए, चांस ही नहीं है। सो वो सिचुएशन थी, वो टाइम थे। क्या बात है, क्या बात है। और मैं जब रिसर्च कर रहा था तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि पिताजी हर वक्त आपको एनकरेज करते थे कि सुबह उठ के बाहर जाओ। ऐसा ऐसा एक चीज थी उनकी? नहीं, पापा स्टार्टिंग से ये रहे हैं कि उनको पता था कि आप सो रहे हो, और इन्हें सोओगे फिर 6 7 8 पता नहीं कब तक सोओगे, बट वो कहते थे कि मॉर्निंग का वेदर अच्छा होता है और हेल्दी रहने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। अभी आप स्कूल जा रहे हो या जो भी कर रहे हो, अगर आप कुछ करते ही नहीं हो दिन भर तो मतलब क्या, अपने फिट होने के लिए वो कहते थे सवेरे उठो, तुमको जो करना है करो, बट मुझे घूमो चाहिए फिरो। कि हाँ घूमो फिरो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जो करना है करो, बट मुझे चाहिए कि आप लोग 5 6 बजे बेड से उठो और कुछ ना कुछ करो। तो सो हमारा ग्रुप अच्छा था, कुछ लड़के थे, तो हमने डिसाइड किया कि चलो मॉर्निंग तो उठ ही आते, क्या करते, तो हमने रनिंग स्टार्ट कर दी। तो ग्रुप में हम लोग कभी रोड पे यानी
5-6 किलोमीटर भागते भागते चले गए, कभी हम नदी साइड चले गए, रिवर साइड, वहाँ पे रेतों पे भाग रहे हैं। तो अच्छा। जैसे दिन निकलता था फिर हम लोग वापसी आ जाते थे। तो इस तरह से चालू हुआ। तो कह सकते हैं कि वो चीज़ें हमें बचपन से ही, ये कहते हैं डिसिप्लिन था कि घर में, हाँ, कि कुछ बेटरमेंट के लिए, अपने आप के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो घर से फोर्स था। और स्टार्टिंग में लगता है कि यार ये क्या सब चीज़ें हैं, बट एक जब स्टार्ट किया हमने, कुछ टाइम के बाद तो जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद से ही हम उठने लगे, जाने लगे। और एक होता है कि एक आपका ट्रेनिंग भी हो जाता था, और उसके बाद ग्रुप में लड़के भी होते थे, तो अपनी एक एंजॉयमेंट भी हो जाती थी, घूमते फिरते हम लोग वापस शाम को, यानी थोड़ी देर बाद घर, 1 घंटे बाद। तो अनकॉन्शियसली आपकी वो जो एक ट्रेनिंग है एक स्पोर्ट्समैन की, वो हो रही थी इन अ वे। यूजली देखा जाए तो हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा पालन पोषण हुआ है स्टार्टिंग से हमारे घर से, तो पहले किसी को पता नहीं होगा, बट हमारे पास यूजली लोग तो रखते हैं, बट नॉर्मली किसी को नहीं पता। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे घर में गाय भी थी। तो यूजली जितना भी दूध सुबह शाम निकलता था, वो हम लोग पूरे फैमिली में ही हम लोग ख़त्म कर देते थे। और पापा का ये था कि जो भी चीज़ मिले अच्छी मिले। तो आप कह सकते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल था घर में, क्योंकि जिस एरिया से मैं आता हूँ वो काफ़ी, यानी नागपुर से बाहर है, यानी सिटी से बाहर है। तो वहाँ पर आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते थे, यानी लोग हर ट्यूसडे को मार्केट लगती थी, तो फ्रेश आता था जो भी होता था, और जो भी चीज़ें मिलती थी फ्रेश मिलती। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, वो चीज़ें, वो फिटनेस और वो अच्छा माइंडसेट पहले से ही हमारा स्टार्ट हो चुका था कि ये करना है तो करना है, और चीज़ें भी जो चाहिए, यानी जो हेल्थ के लिए, खाने के लिए जो चाहिए, वो हमेशा मिलती थी। उसमें उसके लिए कोई कभी मना, compromise नहीं था। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। खाना अच्छा मिलता था, आप कहें दूध दही मिले, जो चीज़ें होती थी हेल्दी उस टाइम पे, और वो ओरिजिनल घर की, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। वाह क्या बात है। फिर ये टेनिस क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई? मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो, बिकॉज जब मैं बड़ा हो रहा था तो वो चीज़ कहते हैं ना, नेचुरली मेरे अंदर थी। और अभी के टाइम पे तो हमने स्टार्ट किया है कि बच्चे एकेडमी जाते हैं, सीखते हैं, वहाँ पे जाके कोच देखते हैं, बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो। तो मेरे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब बड़ा हो रहा था, ये ऑटोमेटिकली मेरे अंदर थी, यानी फास्ट बॉलिंग करना। हाँ, एक चीज़ में पीछे रह गया, मैं जब टेनिस क्रिकेट खेलता था मैं ऑलराउंडर था। अच्छा, तो मैं बैटिंग भी करता था, मैं कभी 2 डाउन 3 डाउन भी आता था। तो काफ़ी मैंने उसमें मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज भी जीती है। तो हर टूर्नामेंट में मैं कुछ ना कुछ प्राइज जरूर जीता था। बट हाँ, इधर आने के बाद ज़्यादा फोकस हो गया, क्योंकि बॉलिंग ही करके आप इतना थक जाते हो कि आपको बैटिंग करने का सोचने के लिए वो हिम्मत चाहिए कि हाँ। बट अभी मुझे लगता है कि थोड़ी हिम्मत कर लेते तो बेटर होता, तो एक थोड़ा बेटर ऑलराउंडर हो सकते थे। बट ठीक है। सो टेनिस क्रिकेट ऐसे ही चालू हुआ, और सडनली खेलते खेलते कह सकते हैं कि प्रोफेशनलिज्म में आ गए, यानी फिर अपना सीरियस क्रिकेट चालू हुआ। आपके यॉर्कर के जलवे जो है वो वो कह पहुंच सकते गए। हैं, वो मेरे को फायदा हुआ मेरे टेनिस क्रिकेट से। जब मैंने स्टार्ट किया था टेनिस क्रिकेट, तो टेनिस क्रिकेट में ऐसा होता ना कि या तो आप बहुत तेज हैं, या फिर आपके यॉर्कर अच्छे हैं, या आप उस तरह के बॉलर हैं कि आप बॉल को यानी घुमा सकते हैं। सो वो आपको कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो मैं तेज था, तो तेज में लेंथ, आपको ही पता है, लेंथ कभी डाल रहा, कभी बाउंसर, या फिर यॉर्कर, ये 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो वो सब चीज़ों में मैं बेटर था। तो मुझे लगता है टेनिस क्रिकेट ने काफ़ी हेल्प की मेरे, जब मैंने अपना सीजनल प्रोफेशनल सीजन यानी करियर स्टार्ट किया, और सीजन बॉल से खेलना स्टार्ट किया। तो फिर विदर्भा क्रिकेट के सेक्रेटरी ने आपको बुलवाया? हाँ, राजू गोखले सर थे। तो जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो किसी को पता नहीं था कि उमेश फास्ट बॉलर है, या फिर वो कौन है, क्या है। जब मैं खेलना स्टार्ट किया, जब मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया, तो लोगों ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे T20 जस्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। सो वो एक कहते हैं ना कि माहौल, और वो एक बना हुआ था कि हाँ, जब IPL चालू हुआ था, T20 तो उस चक्कर में काफ़ी टूर्नामेंट स्टार्ट हुए 20 ओवर्स के, 20-20 ओवर के। जी। सो काफ़ी जगह से मुझे इनविटेशन आए, मैं खेलने गया, तो लोगों ने मुझे देखा, क्योंकि मैं उस टाइम पे वाइट बॉल, यानी लेदर बॉल भी, यॉर्कर यानी वाइट बॉल से काफ़ी अच्छे डाल रहा था। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मैंने। तो उसमें कई लोगों ने मुझे देखा, तो वो खबर VCA तक पहुंची, विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन तक। और राजू गोखले सर ने मुझे आके देखा खुद से कि हाँ, ये लड़का तेज डालता है और यॉर्कर्स भी डाल रहा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास एक जॉब है आपके लिए, हम चाहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट नागपुर के लिए खेलो, और ऐसा ऐसा रहेगा। तो वहाँ से मेरी जर्नी सीज़न क्रिकेट यानी सीज़न बॉल के लिए चालू हुई, जहाँ से
मैंने पहली बार अमरावती ट्रैवल किया, वहाँ पे परफॉर्म किया। उसके बाद जो 8 हमारे विकेट लिए? नहीं, वो पहले वहाँ पे जाके थोड़े कम विकेट लिए, 3-3-6 विकेट थे मैच में। बट हाँ, तो उस टाइम से थोड़ा सा ये था कि मैं इतना तेज था उस टाइम पे, रॉ पेस था मेरे पास कि एक दो लड़कों के उंगलियों पे लगी, किसी का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया बाउंसर में, तो वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद मैं जब हम लोग फाइनल में पहुंचे तो मैच वीसी का जो ओल्ड स्टेडियम है सिटी वाला, अच्छा। वहाँ पे मैच था, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। मैंने 8 विकेट लिए, 4-4 विकेट दोनों इनिंग में। और उसके बाद से मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी है स्टार्ट हुई। उसके बाद मुझे रणजी ट्रॉफी कैंप में लिया गया, और वहाँ से फिर मैं अंडर 22 रणजी ट्रॉफी और धीरे धीरे करके। और कैंप में भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ स्पाइक्स को लेकर। वो तो पता नहीं, अभी तक मेरा चल ही रहा है कोच के साथ, पता नहीं कुछ तो इशू है। क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं, पर एज अ यंगस्टर, और आपको जब पता नहीं था कि, क्योंकि क्रिकेट क्रिकेट क्या होता है कि आपके लिए आपको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। जैसे कि आप मुंबई दिल्ली का क्रिकेट देखोगे, जो भी बड़ी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे प्लेयर थे, वो लोग इंडिया खेल रहे थे, तो वैसा माहौल होता है। बिल्कुल। लोगों को पता होता है कि यहाँ का प्लेयर है, वो इंडिया खेल रहे हैं। तो बट विदर्भा या नागपुर में से ऐसा कोई भी नहीं था, तब तक कोई टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं था। खेला ही नहीं था। और कोई ऐसा नाम भी नहीं था कि आप जो विदर्भा से निकल के गया हो और इंडियन टीम में खेल रहा हो। तो होता ना कि फेमस नाम जब बाहर आते हैं, इंडिया में कोई कंटिन्यू खेल रहा है, तो आपको पता होता है कि हाँ, तो आप उस तरफ भागते हैं कि हाँ, ये हमारे प्लेयर हम हैं, भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो और यूजली बताऊं तो मुझे उस टाइम तक पता भी नहीं था कि रणजी ट्रॉफी मैच भी होते हैं, और इस तरह से आप सेलेक्ट होते हैं या परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें मिलती हैं। तो इसका ऐसा था कि कुछ आई डोंट नो, बट मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ गॉड ने अपनी कुछ मैजिक स्टिक घुमाई और सडनली सब कुछ मेरे लाइफ में चेंज हो गया। और वो भी इस क्रिकेट की वजह से, बिकॉज ये जो क्रिकेट मैं खेलता था, मैं अपने पैशन के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलता था। तो मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें प्रोफेशन बन जाएगा। हाँ, मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, और मुझे ये चीज़ यहाँ तक लेके आएगी कि एक टाइम में एज अ फास्ट बॉलर उमेश यादव को लोग वर्ल्ड में या इंडिया के अंदर जानेंगे कि हाँ, कोई फास्ट बॉलर है जो 150 145 के पेस पे डालता है। तो उस पैशन ने मुझे एक कह सकते हैं कि आप नाम दिया, एक लोगो दिया, और यानी देश के लिए खेलने का मौका दिया। तो वो जो स्पाइक वाला इंसिडेंट था, वो क्या हुआ था उमेश, वो थोड़ा बताओ। एक्चुअली मैं नया था काफ़ी, और मैं वैसे ही चले गया। स्पाइक्स यार, फैमिली छोटी है, एक तो अननेसेसरी खर्चे है ना, तो घर में पापा ने मना कर दिया, यानी पैसे कैसे मांगेंगे 3,000-4,000 का स्पाइक्स उस टाइम पे, यानी। तो मुझे लगा कि स्टड में भी काम हो जाएगा यार, उसी में खेल रहा था। यानी मैं तो स्टार्टिंग में क्लब मैच उसी से खेला, तो मतलब हो जाएगा काम, चलते हैं। तो मैं गया, तो जैसे क्या कोच साहब आगे ग्राउंड में खड़े हैं, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? बोला उमेश। सर उमेश यादव, पूरा उमेश यादव। अच्छा, क्या करते हो? बोला सर फास्ट बॉलिंग। बोले सर स्पाइक्स कहाँ है? बोला स्पाइक्स तो नहीं है सर, यही है। नहीं सर स्पाइक नहीं। मैंने बोला मेरे पास ये शू है। बोलते ये शू है, इसमें बॉलिंग करते हो? बोला हाँ सर, इसी में खेला है मैं क्लब क्रिकेट। तो बोले पता है कुछ फास्ट बॉलिंग के बारे में? ये सब जूते होते है नहीं, आ गए तुम बॉलिंग करने, वो इंजरी हो जाएगी, ये होगा तुम्हें, वो सब हो सकता है। मैं बोला सर अभी तक तो नहीं है, पर ठीक है बाद में देखेंगे, ले लेंगे। तो वो सब चीज़ें हुआ। नहीं बोला ऐसे नहीं चलता है, ये तुमको क्या लग रहा है, गली का क्रिकेट लग रहा है? तो उन्होंने मुझे वहाँ से स्पाइक्स लेके आना, तो बॉलिंग करने आना, जाओ वहाँ से। तो मैं वहाँ से निकल गया। सो एक टाइम तो पहले ख़राब लगा मुझे काफ़ी कि मैं ग्राउंड में गया। अगर आप चाहते तो मुझे आराम से भी बोल सकते थे कि नहीं है, इसमें आप बॉल नहीं डाल सकते, आप स्पाइक्स लेके आओ और बॉल डाल सकते। बट बोलने का टोनिंग और वो सब चीज़ें अच्छी नहीं थी, जो उनकी आज भी अच्छी नहीं है। उनको लगता है कि क्रिकेट चल रहा है, चलने दो। लड़कों को बोल दिया, आ रहे तुम तो डर रहे हो, ये है वो है, यानी वो बोलते रहते हैं वैसे ही है। यानी कि यानी कहते हैं कि खुशी यानी मीन्स जीत रहे हो तो अच्छा है, खराब हो रहा है तो कोई खुशी वो जो नहीं एक हाथ पकड़ना और सपोर्ट करना, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कोच का मोस्टली काम होता है मैन मैनेजमेंट। आप कैसे आप प्लेयरों को कंफर्ट जोन में रखते हो, आप उनको कितना कॉन्फिडेंस देते हो, और उससे अपना काम कैसे निकलवाते हो, वो होता है। अगर आप किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं दे सकते कि कोई नहीं, 2 मैच 3 मैच आपके पास है, आप डरो मत, आपको मैं बैक करूंगा, ऐसा नहीं होता। एक मैच में आपका खराब हुआ, अरे बेटो अगले मैच में नहीं करेगा, बाहर कर दूंगा, ऐसे कौन बोलता है यार? वो प्लेयर आया, अभी खेलेगा, थोड़ा कुछ टाइम दो उसे, वो बेटर होगा,
हो सकता है ना, आप बताओ तो उसे क्या करना है, थोड़ी तो हिंट दो, अगर आप किसी को डरा के रखो कैसे आगे तो बढ़ेगा कोई। बिल्कुल। बिल्कुल। फिर तो आपने अपने आप को कैसे संभाला जब उस नहीं, मोमेंट नॉर्मली देखिए मेरा उस टाइम तक तो कोई थिंकिंग या सोच नहीं थी कि मुझे में? डोमेस्टिक क्रिकेट या रणजी ट्रॉफी खेलना है या कुछ करना है, तो मैं बोला ठीक है भाई, आप नहीं बोल रहे, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने लेके निकला, तो उसके बाद गोखले सर से बात हुई मेरी, बोले क्या हुआ क्या है? तो बोला सर ऐसी ऐसी बात, उन्होंने मुझे मना कर दिया बॉलिंग डालने से। तो बोले तेरे पास स्पाइक्स नहीं है? तो बोला नहीं सर। अच्छा बोले। सो उस टाइम पे एक अच्छी चीज़ है सर, मैं कॉलेज के लिए भी गेम्स खेलता था। सो जो मेरा कॉलेज है तायवाड़े कॉलेज, तो वहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी कि अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो ना, तो आपको एक डील मिलती थी कि आप स्पोर्ट्स शॉप से जाके जो आपको लेना आप ले सकते थे। अच्छा। तो मैंने जो हमारे सर थे, बहुत मांगे सर, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, सर मैं स्पाइक्स ले सकता हूँ क्या? सो बोले स्पाइक्स? बोला हाँ सर, मेरे को बॉलिंग डालनी है, तो फास्ट बॉलिंग डालनी है, तो स्पाइक्स चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जाके आप ले लो। तो उस टाइम पे पता नहीं कौन सा ब्रांड था क्या था, मैंने बोला स्पाइक्स है, मैंने स्पाइक्स ली और वो जूते से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। सो ऐसे करते करते, और टेनिस क्रिकेट ने मुझे, यानी टेनिस क्रिकेट से मैंने अर्न करना चालू कर दिया। उसके बाद काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले, यानी हर टूर्नामेंट्स के बाद होता है ना कि आप जब जीतते हो कोई भी टूर्नामेंट, तो आपको पैसे मिलते हैं पूरी टीम को। हम वो हर लोग वक्त का बचा के रखते थे। नहीं, फिर मैंने एक काम चालू किया, वो पैसे अपने ऊपर खर्च करने, घर से मांगना मैंने छोड़ दिया, और जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी मैं खुद से लेने लगा। और उस पैसों से मैंने ही, मेरा एक प्लेयर था अमोल ओब्रांडे, विकेट कीपर बैट्समैन, वो जेडसी कैंप करके आया था, तो उसके पास शू था, तो मैंने उससे वो शू यूज़ नहीं कर रहा था, नाइकी का पहला शू था, तो मैंने उससे वो शू बाय सेम किया। साइज था। हाँ सेम साइज था, कि बोले मेरे को यूके 10 है मेरे पास, तो उन्होंने मैं बोला कि ये है, तो मैंने उसको पैसे देके 3000 में, वो पैसे देके उससे वो मैंने शू खरीदा नाइकी का पहला, और वहाँ से मैंने वो शू से खेलना पहन के स्टार्ट किया। सो ऐसे करके फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर पुलिस भर्ती वाले भी कुछ कुछ एक ऐसा सिचुएशन आई जहाँ पे पुलिस में आपने अप्लाई किया। आप कह सकते हैं, क्योंकि घर में छोटा था, इतना प्रेशर तो था नहीं काम का या जॉब का, बट एक बीच आने के बाद ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, पढ़ाई में तो इतने ब्रिलियंट तो नहीं थे, बट एवरेज थे कि हाँ पास हो जा रहे थे तो ठीक है, काम चल जाता था। काम चल जा रहा है, हाँ चलो ठीक है, पास हो गए तो ठीक है। बट उस चक्कर में लगा कि कभी आके बीच में कि बड़ा भाई बाहर चले गया पहले ही यंग एज में ही, जब वो थे, कमलेश। नहीं रमेश भैया, जॉब के लिए कि एक सपोर्ट मिले घर में, और उस टाइम पे यंग एज में शादी भी हो गई थी इनकी तो काफ़ी, तो वो चले गए। सो उसके बाद मेरे से बड़ा भाई कमलेश था, और फिर सबसे छोटा मैं। तो कोशिश यही थी कि अगर 12th क्लियर करने के बाद अगर मैं जॉब में लगता हूँ, तो एक होता ना कि होड़, जॉब मिल जाएगी, अच्छा हो जाएगा आर्मी में, एक या फिर stability आ स्टेबिलिटी जाएगी। आएगी, हाँ कि जॉब मिल गई। तो पापा ने भी वो सोच से बोला, तो एक बार ट्राई किया, तो आर्मी भर्ती तो ठीक है, उसमें हुआ नहीं, क्योंकि एकदम सडन था। आज जा रहे हैं, पापा ने बोला कि कल भर्ती जाना है, मैं बोला यार ऐसे कैसे, ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, थोड़ा टाइम तो चाहिए रेडी होने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए। पर पुलिस भर्ती के लिए मैं रेडी था, तो काफ़ी क्लोज पहुंचा था मैं, ऑलमोस्ट मैंने अपना फिटनेस पूरा निकाल लिया था, और जो एग्ज़ाम भी अच्छा गया था मेरा। जो पर्सनल होता है ना आपका, इंटरव्यू जो है, पर्सनल इंडिविजुअल, इंटरव्यू। हाँ अपॉइंटमेंट होकर आपसे क्वेश्चन आंसर होता है, उसमें थोड़ा सा रह गया, क्योंकि वो लोग आपसे कुछ जनरल नॉलेज या कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें हो गया ना, बड़ा क्लोज था मैं। बट उस टाइम पे मुझे फिर चांस मिला, कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली कि आप क्रिकेट और अच्छा, भर्ती चुनना था दोनों के बीच में। चुनना था। तो सो कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि तो मतलब क्या कॉल आई थी कहीं से, क्या हुआ था हाँ, मतलब? वीसीए में एक्चुअली मेरा रणजी ट्रॉफी कैंप में नाम आ गया था। हाँ। सो जो 30 का स्क्वाड उन लोग बनाते हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे ऐड कर दिया था। तो अब सो दुविधा। अब नहीं, दुविधा तो नहीं थी, पर सर एक क्वेश्चन था कि अगर स्क्वाड में हो, अगर टीम में नहीं आया तो क्या होगा। हाँ। उसके बाद फिर वो स्ट्रगल, फिर वही सब चीज़ें, अगर ये छूट गया तो। बट किसी ने मुझे बोला कि अभी आप काफ़ी यंग हो, अभी आप 20-21 साल के ही हो, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप बाद में भी ट्राई कर सकते हो। पुलिस भर्ती तो होती ही रहती है, या आर्मी भर्ती तो होती ही रहती है। सो मुझे लगता है कि बोले कि देखो, आप बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है, आपको मिला है, और आप ट्राई करो, शायद
कुछ अच्छा हो आपके लिए आगे चल के। अगर आप यहाँ पे सेटल हो जाते हो और आप अच्छा करते हो तो शायद आपका फैमिली और सबका आप टेक केयर आराम से कर सकते हो, किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रगल की लाइफ शायद ख़त्म हो सकती है। सो फिर वही है, ऊपर वाले का नाम लेके कूद गए। हम लोग, मैं कूद गया। बट जब मैं अंदर इंटर किया और जब मैंने नेट स्वेट्स कैंप अटेंड करना चालू किया तो उस टाइम मुझे फील हो गया कि मैं यानी यहाँ बिलोंग करता हूँ और मैं ऊपर खेल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक यानी विदर्भा ने कोई यानी लड़के थे पर इतना तेज फास्ट बॉलर नहीं देखा था जो 145 और 50 के स्पीड में डालता हूँ। तो जब मैंने नेट में बॉलिंग करनी चालू स्टार्ट की, कैंप में बॉलिंग करनी, तो मुझे वहां से फील हो गया कि मैं वो ऊपर खेल बैट्समैन सकता। की आंखों में दिख गया कि बैट्समैन की आंखों में दिख गया और खुद पे भी वो कॉन्फिडेंस आ गया, Confidence आ गया। सारे लोग को देख के, अपने साथ वालों को भी कि हाँ। फिर 2008 रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन, वो भी आपके लिए, आपकी लाइफ में मैं देख रहा हूँ कुछ भी आसान नहीं था। वो सिलेक्शन में भी काफी जद्दोजहद थी, फाइट थी, वो थोड़ा हलचल बताइए। सेम चीज़, क्योंकि वो साल मैंने बताया था जो मेरा शू का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सेम कोच रणजी ट्रॉफी टीम के कोच थे। तो एक लड़का था श्रीकांत वाघ, जो मेरे साथ भी उस एज ग्रुप में था। वो 19 भी खेल रहा था, तो उसने भी विकेट ली थी। उसने 5 विकेट हॉल लिए थे वो अंडर 22 की क्रिकेट में, और मेरा 5 विकेट हॉल नहीं थे, बट मेरा हर इनिंग में 3 विकेट्स यानी पर इनिंग थे। तो ऐसे करके मेरा जो विकेट का कॉलम था वो ज़्यादा था, और श्रीकांत वाघ ने एक मैच में 5 विकेट हॉल लिए थे। तो जब दोनों के नाम आए तो सिलेक्शन कमेटी में काफ़ी हलचल फिर मच गई, एक सकते हैं कि हड़कम टाइप, क्योंकि मेरा नाम श्रीकांत वाघ से पहले लिए जाने लगा। वो थैंक्स टू प्रीतम गंदे भाई कि आपके कैप्टन थे वो? हाँ, वो उसके लिए बहुत जल्दी है ये सब, वो सब चलने लगा। पर उन्होंने बोला कि नहीं, ये लड़का टीम में रहेगा और ये जाएगा ही, रणजी ट्रॉफी टीम में रहेगा ही रहेगा। तो वो वहाँ से ख़त्म हुआ। उसके बाद जब मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ, उस पर भी सेम चीज़ें चालू हुई कि नहीं डेब्यू नहीं कराना, अभी बहुत जल्दी है उसके लिए, ये है वो है। तो मैंने कई सारी बातें, बट उन्होंने बोला कि एक एक्स्ट्रा फाजुला खेलेगा पर ये खेलेगा। वाह क्या बात। तो awesome। तो उस ग्राउंड पे एमरेल्ड हाइट के इंदौर में हम जहाँ 3 फास्ट बॉलर खेले थे, वहाँ 4 फास्ट बॉलर खेले, जिसमें मेरा डेब्यू हुआ। और 4 विकेट मेरे ख्याल से हाँ first inning। हाँ, फर्स्ट इनिंग। और वही है, महादेव जी की कृपा से मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था उस आई थिंक टूर्ना 4 पूरे रणजी मैचेस ट्रॉफी में 20 विकेट्स लिए हाँ जी, आपने। और उस मैच में भी मेरा हाईएस्ट विकेट टेकर Highest था। wicket हाँ, taker। और डेब्यू मैच मेरा काफ़ी अच्छा गया। तो फर्स्ट मैच के बाद ही मुझे थोड़ी हल्की सी इंजरी हुई थी ग्रोइंग, जिसकी वजह से मैं सेकंड मैच खेला नहीं। सो थोड़ी जद्दोजहद हुई यानी खेलने के लिए, ऊपर आने के लिए। कहते हैं ना कि जब आप चढ़ रहे होते हो ना, ऊंचाई पे होते हो और नीचे वाले कहीं होते, तो कुछ लोग हाथ भी देते हैं और कोई लोग टांग भी खींचते हैं। तो जिंदगी में चलता है। तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग रही है, और मैं ऐसे मानता हूँ कि ये मेरी लड़ाई थी, जो कहते हैं जद्दोजहद, और मैं इसे मानता हूँ एक जर्नी की तरह। ये नहीं कि हर लोग आते हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ स्ट्रगल होती है। हमसे भी खराब स्ट्रगल वाले लोग हैं बिल्कुल। जो आज इस मुकाम पे हैं। सो मुझे लगता है कि हर लाइफ में होती है, ये आपकी जंग है ना। लाइफ आप जी रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। आप नहीं सोच सकते कि मैं बैठूंगा सब कुछ आके मुझे मिल जाएगा। तो वो जिंदगी है। अगर आप बैठे बैठे सब मिल रहा तो फिर जिंदगी का मजा क्या है? फिर तो सब कहेंगे ना कि हाँ भाई आराम से बैठे हैं, आ रहा है सब कुछ, चलने दो, क्या क्यों करना कुछ। आज भी आप देख रहे हैं इतने लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, कई स्टार्टअप अभी तक चल रहे हैं और कई स्टार्टअप स्टार्ट होते ही बंद हो जाते हैं। तो वो आपकी मेहनत है और आपका वो जो एक process है। जुझारूपन है कि हाँ। नॉट गिविंग अप, और वो थिंकिंग है कि आपने जो तैयारी की है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं वहां तक जरूर जाऊंगा जो मुझे पाना है। तो वो अचीवमेंट पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो मंजिल तक जाने के लिए, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर ले, बट यूजुअली मुझे लगता है कि मंजिल आपकी खत्म हो सकती है पर रास्ता रुकता नहीं है, वो चलते रहेगा। आप जहाँ तक जाओगे रास्ता आपको हमेशा मिलेगा। तो कुछ ना कुछ नया ना आपको सीखने मिलेगा और नई चीज़ों की तरफ आप जरूर जाओगे। इतनी डीप बात कह रहे हो आप उमेश। उस वक्त का उमेश भी ऐसा ही था, एक ठहराव था अंदर? मैं पहले से थोड़ा कह सकते हैं कि काम और रिलैक्स और कह सकते हैं शाई टाइप का ही लड़का रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं वो फैमिली से आया है, जो भी आया, मैं कभी इतना खुल नहीं पाया। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कह सकते हैं स्कूल या साथ के जो कॉलोनी में आप रहते हो, उनके साथ मैं काफ़ी ओपन अप रहता हूँ। बट
सडनली अगर मैं कहीं नई जगह जाता हूँ तो आई फील थोड़ा सा थोड़ा टाइम लगता है मुझे। अगर मैं किसी के साथ कंफर्टेबल हो रहा हूँ तो इट्स मीन्स उनका और मेरा वाइब मिल रहा है और मैं सोच हमारी मिलती है, तो उस टाइप से होता है। तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में, बट हाँ, स्पोर्ट्स के मामले में आई एम वेरी गुड एज अ टीममेट और एज अ टीम बडी। किसी को सपोर्ट जो भी करना है आई एम ऑलवेज देयर। सो हाँ, किसी के साथ नया अगर फ्रेंड बनाना है या नया सर्कल ज्वाइन करना है तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर दिलीप ट्रॉफी की सिलेक्शन का टाइम आ जाता है। दिलीप ट्रॉफी सिलेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि उस वक्त में काफ़ी बड़े नाम थे और जो सेंट्रल जोन है तो यूपी से काफ़ी बड़े प्लेयर थे। आप रेलवे से ले लो कि जो सेंट्रल जोन में राजस्थान से ले लो, कंपटीशन तगड़ा था। कंपटीशन काफ़ी तगड़ा था। तो प्रीतम भाई तो नहीं खेल रहे थे, बट उस टाइम पे इरवानी सर सेलेक्टर थे, तो उन्होंने भी मुझे देखा था क्योंकि मैं एमपी के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और मैं करते आ रहा था। तो वहाँ पे मेरा चांस बना और इरवानी सर ने मुझे थोड़ा पुश किया कि नहीं, बोले लड़का अच्छा डाल रहा है, तेज़ है, इसे चांस देना चाहिए और इसका चांस बनता है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से डाला क्योंकि उस टाइम पे आरपी भाई हो या फिर आपके जो भी फास्ट बॉलर थे काफ़ी इंजर्ड भी थे और प्रवीण कुमार भी थे, वो भी अवेलेबल नहीं थे। तो उस तरह से मेरा चांस बना वहाँ खेलने के लिए और ये कह सकते हैं कि वहाँ से मेरा टर्न अराउंड हुआ पूरा। यानी कह सकते हैं कि यानी पूरी लाइफ चेंज हो गई। जो वो साउथ जोन के अगेंस्ट मेरा 5 विकेट हॉल था, जिसमें राहुल भाई, लक्ष्मण भाई, बद्रीनाथ, यानी काफ़ी रॉबिन तप्पा, काफ़ी ने इतने बड़े नाम साउथ के, और उन्होंने आपने दोनों को निपटाया राहुल भाई को, द्रविड़ भाई को, और उसमें एक विकेट भी लिया लक्ष्मण और एक हमें फर्स्ट इनिंग लीड मिलने वाली थी। मैं एक्चुअली बैटिंग में था, मुझे 3 या 4 रन लग रहे थे। सो मेरी बैटिंग दूसरे दिन सुबह आई। तो वहां पे जितने प्लेयर थे वो मेरे साथ नहीं लगे, नहीं तो डिफेंस मेरे को इतनी नॉकिंग कराई। मैच सुबह स्टार्ट हुआ, लक्ष्मीपति बालाजी बॉल डाल रहे थे, पहला बॉल डाला उन्होंने डिफेंस के सामने खेला, दूसरा बॉल उन्होंने फुल टॉस डाला, मैं बीट हो गया, बोल्ड। सो मैंने फर्स्ट इनिंग लीड का जो चांस था वो खत्म हो गया। तो सारे लोग इतने अपसेट हुए क्योंकि शायद हम लोग अगर वो फर्स्ट इनिंग लीड ले लेते तो शायद मैच में हम क्वालिफाई करते और नॉकआउट्स में हम लोग यानी सही क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में हम पहुंच सकते थे। सो वो भी एक जर्नी रही। सो उस टाइम पे फील हुआ कि नहीं यार, टेनिस क्रिकेट और सीजन क्रिकेट खेलने में फ़र्क है। यानी लेदर बॉल और टेनिस क्रिकेट थोड़ा इजी है। यहाँ पे तो यानी फुल टॉस बॉल बैट में लगा, मैं बीट हो गया, स्विंग हुआ बॉल डंडों पे लगा, तो इस तरह से। लेकिन बॉलिंग आपकी बहुत तगड़ी रही। बॉलिंग, हाँ, क्योंकि बॉलिंग में फिर धीरे धीरे सीखता गया क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा सा था कि एज अ टेनिस प्लेयर आपको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सीजनल बॉल को होल्ड करना, स्विंग कराना और एरियाज आपका जानना, बॉल कितना स्विंग हो रहा है, वो सब काफ़ी चैलेंजिंग होता है और वो मेरे लिए भी नया था। तो बट मैं धीरे धीरे उस पर कर गया और जो आउट स्विंग था मेरा नेचुरल था, तो इतनी डिफिकल्ट नहीं हुई। बट हाँ, थोड़ा सा मैं आगे वाला जो लेंथ होता है उस पर कंसिस्टेंट, हाँ, मैं बैक ऑफ लेंथ काफ़ी अच्छा डाल रहा था, बट धीरे धीरे मैं सीख गया और उसके साथ साथ जर्नी मेरी बेटर हो गई। और उस दिलीप ट्रॉफी में ही आपने राहुल भाई को और लक्ष्मण भाई को आउट किया था। सेम, हाँ, सेम मैंने पहले राहुल भाई को आउट किया, उसके बाद लच्छू भाई को आउट किया। तो हाँ, तो आप कह सकते हैं कि वो मैच खत्म होने के बाद कह सकते हैं कि मेरा नाम थोड़ा सा और लोगों को पता चला कि हाँ, उमेश यादव कोई फास्ट बॉलर आया जो 140 प्लस डाल रहा है और उन्होंने 5 विकेट हॉल लिए हैं जिसमें ये बड़े नाम जुड़े हुए हैं। सो उसके बाद ही मुझे उस टाइम पे दिनेश कार्तिक भी टीम में थे और वो दिल्ली के लिए खेल रहे थे क्योंकि पहला सीजन में खेला नहीं था क्योंकि मैंने उस सीजन स्टार्ट किया था खेलना। तो उन्होंने मुझे बोला था कि उमेश, हमारे डेली डेविस आप में इंटरेस्टेड है और उनको बात करनी है। तो टी ए शेखर सर उस टाइम पे टीम के साथ थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि उमेश, दिल्ली डेयरडेविल आपको लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो अब आप बताओ। तो उस टाइम पे काफ़ी सारी टीमें थी और उस टाइम पे मैंने बैंगलोर में 5 विकेट हॉल लिए थे, तो आरसीबी वाले भी इंटरेस्टेड थे, सुपर आपने चेन्नई भी इंटरेस्टेड थी। तो वो कॉल ऐसा लिया गया कि बात करके कि खेलने के चांसेस कहाँ बेटर हैं मेरे लिए। तो दिल्ली वाले ने वो कॉन्फिडेंस और वो श्योरिटी देखी, आपको हम लोग खिलाएंगे। तो फिर मैंने इसलिए दिल्ली डेयरडेविल्स ज्वाइन किया उस टाइम पे। अच्छा, ये 2000 तकरीबन 2010 की बात होगी और उसी दौरान पहला मौका मिलता है इन द इंडियन क्रिकेट टीम, लेकिन वो मौका पूरा मौका नहीं था।
वेस्ट इंडीज में जो T20 हो रहा था। जी जी जी, क्योंकि सीज़न अच्छा गया था, मैंने आईपीएल खेला था और वो पेस और उसके वजह से मुझे जो मेरा परफॉर्मेंस रहा उसकी वजह से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। बट वही कहते हैं ना कि हाथ को आया मुंह ना लगा वाला काम था। सो काफ़ी एक्साइटमेंट थी, काफ़ी इंटरव्यू से चले हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं मुंबई आया बीसीसीआई ऑफिस, और उसके बाद वीज़ा वीज़ा की बात हुई, ये सब चल रहा था ऑफिस ऑफिस आया। बट उसके बाद आई डोंट नो, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं चला, तो उन्होंने बोला कि जाना तो है, बट बाद में बोले कि नहीं जाना है। क्योंकि शायद मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ हुई उस टाइम पे, क्योंकि उनको भी लगा कि जाके कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही मैच रह गया था और हम लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे थे। तो वो बोले कि एक तो वेस्ट इंडीज़ जाना है, ऊपर से पूरे दिन की जर्नी है, अगर वो आ भी जाएगा तो उसके 2-3 दिन जेट लैग में चले जाएंगे, तो वो खेल नहीं पाएगा, तो इतनी दूर भेज के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके वजह से वो मेरा, यानी कह सकते हैं कि टूर पूरा नहीं हुआ, और तो मैं गया नहीं और मैं मुंबई से वापस आया, क्योंकि वहाँ पे जाके कोई ऑप्शन नहीं था और कुछ ऐसी वजह भी नहीं थी, क्योंकि एक ही मैच रह गया था और हम लोग क्वालिफाई भी नहीं होते, तो मुझे जाके वापस ही आना पड़ता। तो उन्होंने बोला कि इतने दूर भेजने से अच्छा है कि आप इतना ट्रैवलिंग ना करो। सो फिर तो बोला ठीक है, यानी जो है अच्छे के लिए होता है, तो इट्स ओके। लेकिन आई थिंक तकरीबन 1 महीने बाद ही जिम्बाब्वे टूर में मौका लग गया। हाँ, क्योंकि सारी सीनियर टीम जितनी थी, सारे काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं, आपको पता है इतने मैचेस चलते रहते हैं, हमारे इंडियन टूर होते हैं, तो सबको थोड़ा रेस भी चाहिए होता। तो जिम्बाब्वे टूर में ट्रायंगुलर सीरीज थी, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और इंडिया खेल रही थी, तो उन्होंने सारी यंग टीम ही बना दी। हाँ, तो मैं भी भूल गया, मैं सुरेश रैना के अंडर भी खेला हूँ मैं, क्योंकि सुरेश रैना कैप्टन थे उस टूर पे। सो वहाँ पे विराट कोहली, मैं, सुरेश रैना, है ना, जितने यंगस्टर थे, काफ़ी यंगस्टर जो थे, सबको चांस मिला, और सबको तो वहाँ मेरा चांस बना और मैंने वहाँ पे, और वो फीलिंग क्या थी पहली बार इंडियन जर्सी पहनने की? मेरे लिए हमेशा से कह सकते हैं कि ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था, एज अ चाइल्ड जिसने कभी वो सब चीज़ें सोची नहीं थी ज़िंदगी में, और जिसने कभी एज ग्रुप क्रिकेट खेला ही ना हो, और जिसको कुछ आइडिया ना हो कि यहाँ तक पहुँचते कैसे। तो मैंने वही कहा कि ऊपर वाले को भी पता नहीं क्या नज़र आया, और उसने, कहते हैं, छड़ी घुमाई, और सडनली इतना सब कुछ मेरे लाइफ में चेंज हुआ। सो वो पता नहीं वो ऊपर वाले के हैं, या यानी फैमिली वाले, माँ बाप के मेरे कर्म, या मेरे कुछ ऐसे होंगे जो मुझे सब यहाँ तक मुझे आने को मौका मिला, और मैं ऐसी जगह पे आया कि जहाँ कभी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ कोई सोचता ही नहीं है कि मैं यहाँ तक, यानी इंडिया भी खेल सकता हूँ। सो वही है, यानी आई एम फील वेरी हैप्पी जब मैंने वो ब्लू जर्सी पहनी, और जब मेरा डेब्यू हुआ कि हाँ इंडिया खेला। और उसके बाद आप कहते हैं ना कि जो आपको एक फेम, उसके बाद एक सम्मान, इज्जत मिलती है, लोग आपको रिकग्नाइज करना चालू करते हैं, आप कहीं भी जा रहे हो तो सबको पता, अरे ये उमेश यादव है। तो वो सब चीज़ें जब लाइफ में हुई तो आपको पता चला कि यार देश के लिए खेलना मीन्स प्राउड मोमेंट तो है ही है, वो आपके लिए भी है, क्योंकि उसकी वजह से आपको इतने सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और आप एक नेशनल हीरो की तरह अपनी जनता के सामने रहते हो, और वो आपको इतना प्यार और इज्जत देते हैं। क्या बात है। एंड जैसे आपकी लाइफ में देख रहा हूँ कि इम्तिहान भी बराबर चलते रहे, और वो एक ऐसी इम्तिहान की घड़ी आती है जब आपकी माता जी का देहांत होता है 2011 आई थी। यस, यानी काफ़ी सैड मोमेंट था मेरे लाइफ का, क्योंकि मम्मी की तबीयत यानी पहले से ख़राब रहती थी थोड़ी बहुत, यानी कभी ना कभी बीच में हॉस्पिटलाइजेशन होते रहते थे, हॉस्पिटल में काफ़ी बार एडमिट हुआ, बट इतना कभी सीरियस हुआ नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा निकल के आया नहीं था कि किसी ने बोला हो कि ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिकॉज वो मैच में भी, एक्चुअली उस टाइम पे भी मैं मैच ही खेल रहा था, और वो मैं खेल रहा था हमारे तमिलनाडु के अगेंस्ट। सो फर्स्ट यानी कॉल ऑलरेडी आ चुकी थी, शायद मैं गेम के अंदर था, जब मैच फिनिश हुआ मैं बॉलिंग करके बाहर आया तो मुझे पता चला। तो उन्होंने वहाँ से किसी ने कॉल किया, फ्रेंड किया वहाँ से कि ऐसा ऐसा हो गया उमेश। सो एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मुझे लगा कि यार ये क्या बोल रहे हो आप मैंने झूठ बोल रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होगा। नहीं 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 उमेश, बोले कि ये सब सही है। तो एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि 15-20 मिनट तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, यानी क्या बोलूँ। तो एक्चुअली वो गेम में फिर खेला नहीं, वो आधे गेम के बाद मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद जो भी पहली फ़्लाइट थी मैंने फ़्लाइट ली,
और मैं वहाँ से घर आ गया। तो एक वही कह सकते हैं कि सडनली मैं ये कह रहा कि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि आप जितना भी कर लो, क्योंकि मैं उस पोजीशन में था उस टाइम की, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती या मेडिकल हेल्प या जो थी मैं कर सकता था, बट यानी कुछ फ़ायदा नहीं था। यानी आप ये कहते हो कि लाइफ में आप कितना भी पैसा कमा लो, बट लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो चीज़ हुई। तो ज़िंदगी का एक बड़ा सबक भी मैंने सीखा उस टाइम पे कि आप कितने भी फेमस हो जाओ, आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, बट अगर आपकी जर्नी जहाँ तक लिखी है वो लिखी है, आप कुछ नहीं कर सकते। सो एक टाइम के बाद मुझे ये लगा कि ये सब ठीक है, इन्हें नाम फेम पैसा एक टाइम तक ही है। बोला इन्हें आए हो आप खाली हाथी, जाना खाली आती है। यानी आपकी बॉडी तो वही है, मिट्टी है, एक दिन जल के राख हो जाएगी और सब कुछ यहीं रह जाएगा। सो उसके बाद मेरा मेरा थोड़ा लाइफ और थिंकिंग और सोच चेंज हुआ। तो यूजली फिर मैं बिलीव करने लगा कि जो ठीक है, आप जितना भी मोमेंट है, आप लाइफ है, एंजॉय करो, हंसी खुशी के साथ जियो, और जो भी हो, आपके दोस्त हो दुश्मन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने आपके साथ ख़राब भी किया है, ठीक है, कोई नहीं, जाने दो, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके लाइफ में लिखा हुआ, जर्नी में लिखा हुआ होना था, हो गया, पर आगे बढ़ते रहो। है ना, माता जी जाते जाते कुछ दे गई आपको, बहुत गहरी एक। हाँ 6 नवंबर 2011 टेस्ट डेब्यू वर्सेस वेस्ट इंडीज, द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर विदर्भा। हाँ, दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी मोमेंट। और मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ठीक था, बट एज अ प्लेयर, क्योंकि मैं वनडे डेब्यू कर चुका था, टेस्ट डेब्यू से क्या हुआ कि मैं जिस स्टेट के लिए खेलता हूँ उनके लिए भी वो मोमेंट था कि कोई प्लेयर है जो उनके हमारे स्टेट बीच से में से निकला है, और पहली बार कोई ऐसा ने विदर्भा स्टेट को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट करेगा। सो एक बड़ा मोमेंट था, पर बड़ा मोमेंट के साथ वो थोड़ा सा मेरे लिए ना एक कहते हैं ना कि थोड़ा कैरी करने वाला मोमेंट भी था, क्योंकि जब मैं ड्रेसिंग रूम में और जब मैंने नाम देखे और जब मैं ड्रेसिंग रूम में आके बैठा हूँ, मेरे आसपास आजू कौन बाजू कौन थे? और सामने, यानी ऑलमोस्ट सभी थे। अनिल भाई नहीं थे उस टाइम पे, जहीर खान, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, गौतम गंभीर, आप जिनका नाम लो, सारे लेजेंड्स, सारे द ग्रेट्स जितने थे, सारे लोग, और जहीर खान। यानी मीन्स थोड़ा ऐसा था कि आजू इधर देखें तो, और सामने भी तो मैं तो सारा टाइम नजर नीचे ही रखता था। यानी किसी नजर मिल जाए, किसी ने कुछ बोल दिया, पूछ लिया तो क्या बोलेंगे। तो पंगे ही मत लो। हाँ हाँ, बट उसमें एक चीज ये हुई कि उन लोगों ने देखा कि उमेश काफी शाय है, तो लच्छू भाई, राहुल भाई, सचिन पाजी, तो ये लोग काफी, उन्होंने मुझे एक होता ना कि हैप्पी प्लेस दिया, आने वो कॉन्फिडेंस दिया, और वो खुद से आके बात कर रहे हैं। उन्होंने इन्हें ऐसा नहीं लगने दिया कि बच्चा नया है और उसे कोई ऐसा ना डर लगे कि हाँ बीच में मैं एक्चुअली कहाँ आ गया हूँ, सब इतने सीनियर हैं। सो उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस और वो हैप्पी जोन बना के दिया कि जिसमें मैं उनके साथ रिलैक्स हुआ। और यूपा और वीरूपा जी, वो तो सेम थे, उनका हंसी मजाक यानी सारा टाइम चलते रहता। तो वो डेब्यू स्टार्ट हुआ, और जो मैंने बोला कि मेरा और अश्विन का डेब्यू साथ में हुआ, तो उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। नंबर वाला है? हाँ, टेस्ट डेब्यू नंबर जो था, जर्सी नंबर 271 मैं कुछ दिनों तक पहना, उसके बाद वो और 272 अश्विन ने पहना। फिर कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो गई, क्योंकि कुछ रूल्स और उसके हिसाब से अश्विन का बनता था मेरे से पहले का, और मेरा उसके बाद। तो वो भी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा लाइफ में। और उसके बाद फिर और सचिन पाजी उनका काफी सपोर्ट था ऑन द फर्स्ट मैच जब आप खेले थे। आप ही वाज फील्डिंग क्लोज इन एंड यस बिकॉज उनको पता था कि यंग लड़का है। कभी कभी होता ना कि आप यंग रहते हैं तो कभी कभी एक्स्ट्रा करने चले जाते हो, और कभी कभी लगता है कि वो चीज़ें कभी कभी या तो आप ज़्यादा डरे हुए हो। तो वो उनको लग रहा था कि मैं थोड़ा सा यानी रिलैक्स हूँ, चुपचाप हूँ, यानी थोड़ा डरा हूँ या सहमा हुआ लग रहा हूँ डेब्यू है यानी प्लेयर। तो वो मुझसे कंटिन्यूसली बात कर रहे थे कि मुझे वो कॉन्फिडेंस और वो फील्ड पे जब आप हाँ बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, तो वो मिड ऑन मिड ऑफ पे खड़े हो रहे थे मेरे साथ। जब भी मैं बॉल डाल रहा था तो हमेशा आसपास रहेंगे, उनके पास बॉल जाता था, वो बात कर रहे थे मुझसे कंटिन्यूसली। वो पूछ रहे थे क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, बोले बिंदास डाल, कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय कर बॉलिंग। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सो कितनी बड़ी बात है, मतलब उस लेवल पे होते हुए भी कितने प्लेयर्स को उन्होंने देखा होगा डेब्यू करते हुए, बट हर प्लेयर को इतना इम्पोर्टेंस देना और इतना कंफर्ट देना। मुझे लगता है कि जब जो टीम थी, जब मैंने डेब्यू किया है, जो
राहुल भाई लोग और जो हम कहते हैं कि 90s 80s की जो टीम्स थी, ये टीम्स एक्चुअली काफ़ी लंबे तक सेम ही रही है। आप देखेंगे तो टीमें 5 साल 7 साल 8 साल सेम ही खेल रहे हैं। तो डेब्यू के चांस बहुत कम थे। जो ईशांत होगा, ईशांत शर्मा ने उस टाइम पे डेब्यू किया होगा, यानी यंगस्टर जो 19 के बाद उनका डेब्यू हुआ उस टाइम पे। अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे किसी ऐसे नए लड़के ने कोई डेब्यू नहीं किया। जो आपके पास पुराने प्लेयर थे, अजीत आगरकर हो, इरफान पठान हो, जहीर खान, आशीष नाथ, यही सब लोग खेल रहे थे और मुझे लगता है उन लोगों की वो बॉन्डिंग बन चुकी थी स्टार्टिंग से। बट जब हमारा टाइम आया तो उन्होंने देखा कि एकदम नया लड़का है और हम लोग इतने सीनियर हैं, तो उनको लगा कि हाँ, कोई भी कोई भी रहेगा, अश्विन भी रहेगा, कोई भी रहेगा, वो फील तो आपको आएगा कि यार इतने लेजेंड्स के बीच में आप खेल रहे हो। तो एक कॉम्प्लेक्स तो हो जाता है, घबराहट थोड़ा, और ये नहीं यार मैं कहाँ आ गया। तो वो सोच थी। बट जिस हिसाब से मेरे ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हुई और सब कुछ हुआ, सो काफ़ी मज़ा आने लगा, काफ़ी इन्जॉय हुआ। और बट वो डेब्यू से पहले भी एक टूर था साउथ अफ्रीका, जहाँ पे मैं पिक हुआ था। मैं और जयदेव नाटकर गए थे, जहाँ जयदेव नाटकर का डेब्यू हुआ था। सो काफ़ी यानी थोड़ा सा मेरा एक्सपोजर हो चुका था, यानी थोड़ा मिलना जुलना, जानना उनको और वो सब। क्योंकि जब हम लोग साउथ अफ्रीका भी गए थे तो सचिन पाजी यानी बाहर भी गए तो डिनर के लिए कभी ना कभी यंग लड़कों को लेके जाते थे साथ में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद जन 2012 दी ऑस्ट्रेलिया सीरीज, पर्थ टेस्ट में आपने 5 for 93, तो उससे जुड़ी क्या याद है? आप कहते हैं ना कि लाइफ में आप काफ़ी कुछ जब खराब होता है तो आप चाहते हो कि उसे भूल जाएं, याद नहीं रखना चाहते हैं। तो वैसे ही जहीर भाई थे, क्योंकि वो टूर कुछ ऐसा ही रहा। क्योंकि हमारे चांसेस थे मेलबर्न में फर्स्ट जो मैच खेले थे जीतने के। सो क्योंकि क्लोज था मैच काफ़ी, और हमें कुछ क्लोज टू 280 और कुछ 300 के बिटवीन बनाने थे सेकेंड इनिंग में, बट वो बने नहीं। क्योंकि वो एक मैच हम हारे, उसके बाद सारे मैच ही हम हारते चले गए। तो एक कह सकते हैं कि एक बैड मेमोरीज के टाइप में मैं देखता हूँ। क्योंकि मेरा डेब्यू भी था और आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अच्छा करके गए थे, और वहाँ जाने के बाद आप विकेट भी ले रहे हो, बट चीज़ों जो थी टीम के अनुकूल नहीं जा रही थी। यानी टीम जहाँ हमें जीतना था वो मैच हारे हम लोग। उसके बाद ऐसा होता ना कि जब आप हारना चालू करते हो 2-3 मैच के बाद, फिर थोड़ा हर किसी का मोरल और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को नीचे, बॉडी लैंग्वेज हो जाता। क्योंकि उस तरह से चीज़ें हुई तो चीज़ें खराब हुई। बट 5 विकेट हॉल मैंने लिया। बट उसके बाद मुझे लगता है कि 5 विकेट हॉल लिए मैंने, अच्छी बॉलिंग डाली, सब कुछ किया। बट आप कहते हैं ना कि जब आप मैच जीतते हो और 5 विकेट हॉल लेते हो उसका फील अलग है। बट जब आप 5 विकेट हॉल ले रहे हो, अगर हम मैच जीते तो वो मज़ा नहीं है ना, वो काउंट नहीं होता उसमें। आप वो फील नहीं करते यार 5 विकेट लिए, बट वो फीलिंग ही नहीं आ रहा होता अंदर से यार 5 विकेट लिए हैं, बट वो फील नहीं आ रहा क्योंकि आप वो मैच जीते नहीं है। सो मैंने 5 विकेट लिया, बट मुझे कभी उतनी खुशी या फिर वो कहते हैं ना कि इन्जॉयमेंट होता ना, वो नहीं हुआ। हाँ, बस ये है कि हाँ 5 विकेट हॉल लिया, मेरा पहला था, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। बट कभी वो होता है कि वैसा वाला फील नहीं आया कि आप यार 5 विकेट हॉल लिया, मैच भी जीत गए, तो डबल सेलिब्रेशन होता ना, वो फील नहीं आया। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया टूर टफ था, काफ़ी मैं रॉ था, रफ, और मेरे लिए काफ़ी बड़ा टूर था। क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी बड़े प्लेयर थे। आप रिकी पॉन्टिंग ले लो, माइकल क्लार्क हो, और माइकल सी, कितने सारे लोग थे कि आपको भी सोचना पड़ता। वॉर्नर सब, क्योंकि वॉर्नर तो यंग था उस टाइम पे, उनका भी डेब्यू भी हुआ था। तो सारों के लिए ने काफ़ी बड़ा टूर है, स्पेशली फॉर मी एज अ यंगस्टर। क्योंकि उस टाइम पे एक टीम कहते हैं ना बॉन्डिंग चालू हुई कि उस टाइम पे रोहित, अजिंक्य, सारे लोग लड़के, यंग लड़के टीम में भी आए थे। तो वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और फिर हमने एक दूसरे को जानना चालू किया। तो फिर ऐसे चलते चलते फिर काफ़ी समय तक चला। उसके बाद वही है, जैसे कि पहले कैप्टन MS धोनी थे मेरे। ये इनकी कैप्टनसी के बारे में बताइए और धोनी भाई के बारे में बताइए, वो कैसे शख्स हैं, उनकी कैप्टनसी कैसी है? धोनी भाई मुझे लगता है कि काफ़ी रिलैक्सिंग बंदे। अगर उनको गुस्सा भी आता है तो वो नॉर्मली चिल्लाएंगे नहीं, वो आपके पास आएंगे, आपसे बात कर लेंगे और आपको बता देंगे कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है, अब तू ऐसा कर ले, ठीक है। वो आपको पहले आपके ऑप्शन सारे देंगे आपको कि आप क्या चाहते हो। अगर आपका नहीं हो रहा है ठीक, तो फिर वो आपसे आके बात करेंगे कि मैं ये फील्ड दे रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको बॉलिंग डालनी है। सो माई भाई ग्राउंड में कुछ और है,
फील्ड के बाहर कुछ और है, उनका सारा कुछ चेंज हो जाता है। जैसे वो ग्राउंड से बाहर पैर रखते हैं, कैसे चेंज होता है? मीन्स ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, प्लानिंग गेम क्या चल रहा है उस पर फोकस होता है। बाहर निकलते हैं एकदम रिलैक्स, उनको गेम से कुछ लेना देना नहीं है, गेम की कोई फिर कोई बात ही नहीं करेंगे उसमें। हाँ, जब वो मीटिंग होती तभी बात करेंगे। तो उनको कहना है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आपको आना चाहिए। अगर आप सारा टाइम ही गेम अंदर बाहर दोनों जगह खेलते रहोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सारा टाइम फिर वो टेंशन वो प्रेशर में रहते हो। तो अपने आप को स्विच ऑफ करना भी आना चाहिए कि आप रिलैक्स हो सको और फिर फ्रेश स्टार्ट कर सको। तो वो वैसे बंदे थे, तो वो कॉन्फिडेंट भी देते थे आपको। और बाकी आप उनके साथ नॉर्मली जब हमारा ऑफ टाइम हो या मैच के बाद आप उनके साथ बैठो रिलैक्स करो। सो ऐसे नहीं, चिल बंदे वाह, एकदम। क्या बात है। 2012 आईपीएल दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए आप खेले एंड यू बिकेम द 4th हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर। वो सीज़न काफ़ी अच्छा रहा, यानी दिल्ली के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि जैसा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि फर्स्ट सीज़न में तो जो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुआ था मैं इंजर्ड हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं खेल नहीं पाया था। सो एज अ फास्ट बॉलर फर्स्ट इंजरी मुझे हुई थी वो, और वो भी कहते हैं कि ख़राब इंजरी होती है। बैक इंजरी जब भी फास्ट बॉलर को होती है तो कहते हैं कि सबसे ख़राब वर्स्ट इंजरी होती है, क्योंकि कई फास्ट बॉलर के कैरियर ख़त्म हो गए हैं वो इंजरीज के बाद। वो हुआ, मुझे डेब्यू हुआ, उसके बाद हम लोग 12 में पहुँचे। उसके बाद वीरूपा जी हमारे कैप्टन थे। सो वो सीज़न काफ़ी अच्छा था। मॉनी मॉकल साथ में थे, मैं था, यानी सब मॉनी मॉकल काफ़ी अच्छा कर रहे थे। यानी हमने ऑलमोस्ट टॉप पे थे हम लोग लीग में, हमने टॉप किया था। हमने ऑलमोस्ट 14 मैच में से 12 जीते होंगे, तो हमारा यानी पॉइंट टेबल भी काफ़ी ऊपर थे हम लोग। हमको 2 मैच भी मिले, से दोनों नॉकआउट खेलने के लिए सेमीफाइनल के। बट वही हार्ड लक, यानी वही कहते हैं ना कि बात के हाथ में आया मुंह को न लगा। यानी 2 मैच खेलने के बाद भी हम दोनों मैच हारे, एक कोलकाता से हारे हम और दूसरा फिर चेन्नई से। सो पर वो सीज़न काफ़ी अच्छा था, माहौल काफ़ी अच्छा था। और वीरूपा भी एक ऐसे नए बंदे हैं एकदम बिंदास रिलैक्स वाले। हाँ डाल, उनका सीधा कहना होता है फास्ट बॉलर 4 में 40 तो खाएगा ही, क्या फ़र्क पड़ता है, चल डाल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनका ऐसे रहता है, फास्ट बॉलर रिलैक्स ड्रेसिंग रूम होता हाँ है ना, रिलैक्स बंदे हैं ना, उनको पता है कि 4 में 40 बॉल तो बोले नॉर्मल है, कोई फास्ट बॉलर। तो उनका कॉन्फिडेंस देने का तरीका है, हाँ जी, अगर कभी आप अच्छी बॉलिंग कर लो, बच गया तो बच गया आज तो बोला चलो ठीक है। तो उनका ऐसा है, उनको बॉलर है मतलब कोई मतलब ही नहीं, बॉलर तो है तो खाना ही है मार उसने तो। खाने वाले हैं, तो उनका वही है। तो ही इज नॉट देयर कि लाइक ऐसा कुछ आपको फॉल्स या कुछ ऐसा आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि उनको पता है T20 है, बोले रन तो पड़ने हैं, फास्ट बॉलर और स्पिनर हो, रन तो बनेंगे, बैट्समैन खेलता ही वैसे तो बोले चिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 में 40 ओके। 2013 तानिया से आपकी मुलाकात होती है। तानिया से मिलना भी एक कह सकते हैं कि मेरी जर्नी का ही हिस्सा है। जब मैं दिल्ली में आया तो स्टार्टिंग से तो नहीं, तानिया मुझे कुछ 11-12 के बीच में मिली, और ऐसे कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हम लोग। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया मैं कभी शाय टाइप का लड़का था, तो इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था। तो और यंग लड़के थे उस टाइम पे, सब सोच लो कि हम एक्सप्लोर कर रहे थे। आपको हाइप मिला, नाम फेम मिल मिला, रहा है, फेम मिल रहा है, attention मिल लोग रही है। अटेंशन मिल रहे, तो उस टाइम मैंने एक्सपोजर था, सब एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग कि ये है, अरे वो है, अरे नया इधर। सो उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी, सीख रहा था मैं कि क्या होता है ये सब चीज़ें। तो सीखते सीखते है ऐसे ही बीच में तानिया से मुलाकात हुई कॉमन फ्रेंड के थ्रू, और उसके बाद बात आगे बढ़ी। बिकॉज हमारा जो रिलेशनशिप था हेल्दी रहे, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मैंने कहते हैं कि शादी और सब संजोग बनते हैं, तो 2 साल के अंदर ही हमने शादी भी कर ली और फैमिली स्टार्ट कर ली। तो यानी हमारे लाइफ में यानी मीन्स जो हमारी मिलने जुलने की वो चीज़ें थी, यानी इतना कह सकते हैं कि ड्रामेटिक या कुछ ऐसा एक्साइटेड नहीं था कि हाँ ये हुआ वो हुआ, कुछ ऐसा नहीं, नॉर्मल नेचुरल तरीके से हम मिले, बातचीत चालू हुई। उसके बाद उनकी क्या बातें आपको अच्छी लगी? नॉर्मल मुझे लगता है कि तानिया काइंड ऑफ पिलर फॉर मी, बिकॉज मैं काफ़ी सॉफ्ट और बहुत नेचुरली और बहुत ज़्यादा इमोशनली वो हो जाता हूँ कि अगर कोई आके मुझसे बोल दे कि अरे भैया ये प्रॉब्लम हुई तो मैं बोल दूँ हाँ चलो कर लो। बट तानिया इज़ लाइक कि नहीं यार, हर किसी को नहीं सकता, आपको नहीं पता किसके पीछे क्या स्टोरी है, सही में वो बंदा आपको सही बता रहा है, झूठ बोल रहा है। तो और कई बार ऐसा होता कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं बट आप फिर भी आना छोड़ तो
शी इज अ प्रोटेक्टर फॉर मी। उसने वो और सब एक बैलेंस लेके हाँ, आए लाइफ में। लाइफ में एक बैलेंस आया, फिर एक स्टेबिलिटी आई। उसके बाद आपको अच्छे बुरे का यानी जो होता जिसमें मैं ध्यान नहीं देता था कभी, बट वो उसने लेके आई मेरे लाइफ में। उसने वो चेंज किया और लोगों से यानी मिलने का नज़रिया, तरीका सारा, क्योंकि बोले कि उन्होंने बोला कि उमेश हर कोई आपसे मिलता है, बट जब कोई नया बंदा आपसे मिल रहा है तो हर कोई इस आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए चाहता है, बट उनका मकसद क्या है आपको पता नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप उस स्टेज में होते हो कि लोग आते हैं, आपका फायदा उठाते हैं और चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। आप फिर बोलते हैं ठीक है यार चलो। 2014 विराट कप्तान बन जाते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर होता है, तो उससे जुड़ी क्या यादें? उसके पहले भी एक और चीज़ है, तो हाँ। 2013 जब हाँ, हम हाँ। लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते। यस ऑफ कोर्स। एक्चुअली वो साल था जब मेरी और तान्या की शादी हुई थी, और शादी होने के दूसरे दिन ही मैंने ट्रैवल किया था। अच्छा। तो तान्या भी साथ में थी, और आई डोंट नो, बट कह सकते हैं लेडी लक वाज गुड लक फॉर मी, बिकॉज वहाँ में पहला मैच मैं लेट पहुंचा। श्रीलंका से हमारा प्रैक्टिस गेम था, फिर सेकंड हमारा ऑस्ट्रेलिया से था। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रैक्टिस गेम में मैंने 5 विकेट लिया था, यस। और वो भी सिर्फ 5 विकेट हॉल। तो उसके बाद मैंने बॉल नहीं डाली, बट काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए 13, क्योंकि दिल्ली का सीजन जो था डेयरडेविल्स का उतना अच्छा नहीं गया था। काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी क्योंकि बीच में। सो वो सीज़न 13 कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से स्टार्ट हुई, और वो भी शादी के बाद। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार कुछ हमने यानी हमने नहीं, मैंने, क्योंकि टीम तो ऑलरेडी 2007 का वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, तो कंट्रीब्यूट कर पाए। हाँ कंट्रीब्यूट किया। मैं उसका पार्ट था, टीम का हिस्सा था। मैं फाइनल बिल्कुल। खेला, और 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी कप हमने जीता। और यानी खुशी होती है, क्योंकि आप जब वो पार्ट होते हो और वो चीज़ें आपको समझ आती है कि यार कितनी बड़ी चीज़ है कि आपने अपने कंट्री के लिए वो कप जीता है, और यू पार्ट ऑफ दैट टीम। सो काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद फिर शुरू होती है जो आपने क्वेश्चन पूछा, विराट। तो माही भाई स्टार्टिंग में खेले थे, बट वो जो उनका रिटायरमेंट था टेस्ट का, वो सडन था एकदम, क्योंकि किसी को पता नहीं था। वो मैच सेव हुआ हमारा मेलबर्न का लास्ट, और वो अंदर आया और उन्होंने बोला कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। सो होता ना कि आप इज शॉकिंग फॉर एवरीवन। हाँ, ये तो किसी को नहीं पता था, इज हैपेंड सडनली। सो पूरी टीम को उस टाइम पे पता चला, और 14 के बाद जब विराट कोहली को टेस्ट की कैप्टनशिप मिली, सो अब कह सकते हैं कि एक नए एरा का स्टार्ट हुआ इंडियन क्रिकेट के लिए, एज अ टेस्ट क्रिकेट टेस्ट टीम के लिए। क्योंकि विराट इज़ वेरी इन टेस्ट क्रिकेट, लाइक उसको यानी सिर्फ गेंद तक अच्छा करना है, उसको था कि हमें नंबर 1 बनना है। तो उस हिसाब से उन्होंने वो सोच, वो थिंकिंग और वो सारी चीज़ टीम में डाली, प्लेयरों में डाली, और वो उन्होंने बैठ के बात की सारे प्लेयरों से। क्योंकि मैंने जो बताया कि जो हमारा ग्रुप था, एज ग्रुप था, सारे लड़के साथ के थे ऑलमोस्ट सब 87 88 बॉर्न, और जो टीम थी ऑलमोस्ट बनी भी वैसी थी, क्योंकि उस टाइम पे पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित, विराट, मैं, शामी, ईशांत, भुवी, ये सब सारी टीम लड़के इन्वॉल्व हुए। और उसके बाद और फास्ट बॉलिंग पे बड़ा एम्फोसिस। मुझे लगता है कि जब हमने स्टार्ट किया था, मैं आया और उसके बाद वरुण आया था, बट वरुण का डेब्यू थोड़ा लेट हुआ है। बट उसके बाद 14 15 15 16 जो टूर था, और उसके बाद जब शामी और भूवी आए तो काफ़ी कुछ नया हमने फास्ट बॉलिंग में देखा। और हमने जो बात करना चालू किया था कि इंडियन इतने तेज फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, बट जब ये हमारा जो बैच आया उसमें आपको सारे बॉलर मिलेंगे जो 140 प्लस डाल रहे थे, और उन्होंने कई हद तक वो इम्पैक्ट भी छोड़ा टेस्ट क्रिकेट में। यानी बाहर जाके हम लोग कहते थे कि हमारे पास इश्यूज होते थे, फास्ट बॉलर नहीं है, यानी कोई अच्छा बॉलर है, 2 मैच खेला, इंजरी और ये सब होती थी। तो यानी कह सकते थे कि तीनों फास्ट बॉलर ऐसे नहीं थे जो 140 प्लस डालते थे। बट ये जब ये हमारा जो बैच आया उसमें आपको वो वेरिएशन, वो पेस अटैक, वो एग्रेशन मिला कि जो सारे ही फास्ट बॉलर 140 प्लस डालते थे, और उनमें कला थी, स्विंग और जो चीज़ें कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें थी। तो बाहर जीतने के लिए आपको ये सब चीज़ें, ऐसे फास्ट बॉलर चाहिए। इंडिया में तो हम लोग ऑलरेडी डोमिनेट करते ही थे, स्पिनिंग हो या जो भी हो, और बैटिंग में। सो मेन मुद्दा था उस टाइम पे बाहर जाके जीतने का। तो वो हमने स्टार्ट की, और स्लोली वो बेटर होता गया। और जब विराट
आए और उन्होंने टेस्ट पे इतना फोकस किया और सारी चीज़ों पे कि हमें सिर्फ अच्छा नहीं खेलना है, हमें नंबर वन बनना है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ हमने स्टार्ट की थी 14 के बाद, तो 17 में आके वो चीज़ हुई। 2-3 साल लगा टीम पूरी सेटल होने में और सारे कह सकते हैं कि थोड़ा वो एक्सपीरियंस आने में, एक्सपोजर मिलने में। तो वो होने के बाद जब 17 से हमने स्टार्ट किया, हम जब पहली बार हमने वो टेस्ट टीम का नंबर वन का कप और वो जो रेड उठाया, तो उसके बाद हम कंटिन्यूसली शायद 5 साल तक नंबर वन रहे। और उसके बाद जब टेस्ट चैंपियनशिप चालू हुई, उसमें भी हमने बैक टू बैक 2 साल फाइनल तक पहुंचे हैं और फाइनल भी खेला। बट हाँ, हार्ड लग रहा हमारे लिए कि हम जीत नहीं पाए। बट वही था कि हमने अच्छा किया, नंबर वन रहे और उसके बाद दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो मैचेस थे, जो टूर्नामेंट था, उसमें हम फाइनल तक पहुंचे, यानी फाइनल खेले। तो एक बड़ा अचीवमेंट था और जिसने ही पूरा ही जो टेस्ट टीम और जो टेस्ट प्लेयर्स है उनका नज़रिया बदल दिया और सोच अलग की। क्योंकि फिर उसके बाद लोगों को और मज़ा आने लगा टेस्ट देखने में, क्योंकि विराट ने जो एग्रेशन और जो जुनून लेके आया टेस्ट क्रिकेट में, सारे प्लेयरों को मिला के एक साथ आने। क्योंकि आप देखते हैं कि जब कोई प्लेयर विकेट लेता है, बॉलर विकेट लेता है, तो सबसे ज़्यादा कुछ विराट होता है ना। बॉलर अलग भाग रहा, विराट अलग तरफ भाग रहा होता है। तो वो एक एग्रेशन और वो फाइट वो लेके आया टेस्ट में कि जीतना है, तो वो उस चीज के लिए उस हिसाब से खेलना है। वाह, ये जो विराट भाई ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया, आपको क्या लगता है, उन्हें नहीं लेना चाहिए था? यूजुअली लगता है विराट खेल सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से वनडे खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल सकते ना। बट अब किसी को पता नहीं है वो उनका पर्सनल रीजन है, क्या रीजन है, क्योंकि वी हैव टू रिस्पेक्ट बिल्कुल। हर किसी के डिसीजन की। तो वो उनका डिसीजन, तो एज अ प्रोफेशनल मुझे नहीं लगता कि और मैंने उनसे विराट से इस चीज़ पे कभी बात भी नहीं की, पूछा भी नहीं कि क्या हुआ कि उसने रिटायरमेंट। तो मुझे लगता है वो उसका पर्सनल डिसीजन है, खुद का डिसीजन है और उससे लगा तो उसने लिया है, तो इट्स ओके। वो मुझे लगता है कि उनको लगा कि उन्हें लेना चाहिए तो उन्होंने किया है। बट हाँ, अगर सबके या मेरे सबके नज़रिए से देखा है तो मुझे लगता है कि वो आराम से टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे। और अभी भी अगर आ जाए तो मजा ही आ जाए। वो अब उनकी मर्जी है। बट हाँ, हर कोई यही चाहता है कि विराट टेस्ट में वापसी करे। तो देखते हैं, हाँ, अब वो let's see. उनके ऊपर है, वो क्या चाहते हैं। 2015 वर्ल्ड कप was again amazing for you, तो उससे जुड़ी हुई क्या यादें? 2015 वर्ल्ड कप जब हमने स्टार्ट किया और सिलेक्शन हुआ और जब हमने प्रैक्टिस मैच खेलने स्टार्ट किए, सो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि चांसेस कम है, यानी मैचेस खेलने के, टीम में तो था पर मैचेस खेलने के चांसेस थोड़ा कम लग रहे थे। क्योंकि जिस हिसाब से बाकी तो शामी था, भूवी था और ईशांत, सब लोग थे टीम में, और जिस हिसाब से चल रहा था तो ऐसा लगा था कि थोड़ा चांसेस कम बनेंगे। बट वही है, यू नेवर नो। मैंने वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वाला प्रैक्टिस मैच खेला, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस और वो चीज़ें दिखी और माई भाई ने मुझ पर दिखाई और उन्होंने मुझे चांस दिया। और उसके बाद सारी चीज़ें फिर कहते हैं ना, बैक टू बैक अच्छी होती गई। वो पाकिस्तान वाला मैच हमने खेला, बिल्कुल। फिर दो यानी विकेट आपने लिए उसमें। हाँ, स्टार्ट मेरा अच्छा नहीं हुआ, यानी ओके था। बट मिडिल ओवर में आके मैंने बैक टू बैक 2 विकेटें ली। उसके पहले शामी काफ़ी अच्छा डाल रहा था, शामी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद फिर स्पिनर्स ने हमारे आके वो मैच गेम पलट दिया और हम वहाँ से जीते। और फिर वो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि हम कंटिन्यूसली जीतते ही चले गए सारे मैच। फेब 2022 आईपीएल ऑक्शन, पहले आपका नाम नहीं आता है और उसके बाद जैसा कि आपकी लाइफ में हर वक्त रहा है, आप एक बहुत तगड़ी कमबैक मारते हो, तो उस बारे में बताएं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली जब वो ऑक्शन हुआ तो मैं काफ़ी टेंस हो गया, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में और सडनली ऐसा होता कि ऑक्शन में कोई आपके लिए बिड नहीं कर रहा है। तो होता है ना कि आप थोड़ा एंजाइटी और वो चढ़ जाती है, मतलब यार क्या हो रहा है, ये तो यानी दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, यानी अभी तो, यानी हाँ, क्योंकि वो भी हो सकता है क्योंकि उसके पहले का जो 2021 का सीज़न था वो अच्छा नहीं था मेरे लिए। मैं दिल्ली में था, मैंने मैच नहीं खेले आईपीएल के। तो ऑब्वियसली हर फ्रेंचाइजी ऐसे चाहिए जो उनको जो एक्टिव और जो खेल रहे हैं कंटिन्यूसली ऐसे प्लेयर देखती हैं। बिल्कुल। तो सडनली कभी कभी होता है कि ये सब चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है। तो क्योंकि हर फ्रेंचाइजी अपने प्लान के साथ उतरती है, तो वो सारी चीज़ें हुई। तो मैं भी थोड़ा वो था, तो बट वही है, गॉड इज़ ग्रेट। तो फिर केकेआर ने, जो मेरी पुरानी फ्रेंचाइजी थे, उन्होंने मुझ पे वो ट्रस्ट और भरोसा दिखाया और उन्होंने मुझे बाय किया। और उसके हिसाब से मैंने वही बोला कि
और बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रही और है। मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। मैंने केकेआर के लिए 2022 का सीज़न काफ़ी अच्छा किया और मेरे लिए भी अच्छा रहा, जिसकी वजह से फिर मैं वापस उसमें इंडियन 20 विकेट तकरीबन लिए शायद। 20 विकेट्स लिए थे मैंने और हम्म। उसकी वजह से जिसकी वजह से मेरा कमबैक हुआ था इंडियन टीम में। मैं 2 T20 टूर्नामेंट्स में आया, फिर मैं वापस अपने उस रिदम में, उस फॉर्म में आया। और तो नॉर्मली टीम के लिए तो ठीक है, पर मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीज़न था वो, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें उससे जुड़ी हुई थी। क्योंकि मैंने वही बोला कि जब आप क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेल रहे, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो और मैचेस नहीं मिल रहे उतने खेलने के लिए, और आप वाइट बॉल क्रिकेट से बाहर हो, तो ऐसी परफॉर्मेंस काफ़ी मायने रखती है आपके लिए। तो उसके बाद ऑफ कोर्स 24 आप गुजरात टाइटंस के साथ खेले, और फिर वो लेग इंजरी वाली इंसिडेंट। नॉर्मली जब मैंने सीज़न स्टार्ट किया तो पता नहीं था, थोड़ा मुझे पिंचिंग और वो स्टार्ट हुआ रणजी ट्रॉफी के सीज़न में, पहले स्टार्ट में। सो मुझे लगा कि कुछ माइनर कुछ होगा। तो जब एमआरआई किया तो एक्यूलिस टेंडन जो होता है उसमें थोड़ा स्वेलिंग और वो सब इन्फ्लेमेशन दिखा, तो मुझे लगा कि यूजली ठीक हो जाएगी। सो मैं 1 महीने यानी रणजी ट्रॉफी सीज़न का जो 5 मैच स्टार्टिंग में वो खेला ही नहीं। तो उसके बाद मैं T20 में वापस आया, तो कह सकते हैं कि थोड़ा हल्का फुल्का मैंने ट्रेनिंग तो कर ही रहा था, बट थोड़ा हल्का फुल्का था, यानी 100% नहीं था। बट यूजली आपको पता है कि होता है हर किसी में कि यार मुश्ताक अली का टूर्नामेंट है, उसके बाद आईपीएल ऑक्शन भी है, और आप 1 महीने से क्रिकेट खेले नहीं है, तो हर किसी के दिमाग में वो होता है, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे क्रिकेट यही सब है। या तो आपका डोमेस्टिक सीजन है, आईपीएल है, और जो टेस्ट मैचेस बचे हुए थे वो तो और उसके सीजन के बाद यानी 23 के बाद ही से 24 से मैं इंडियन टीम में भी नहीं था, मैं टीम में भी नहीं आ रहा था। तो मेरे लिए ये टूर्नामेंट आईपीएल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया। बोला चलो ठीक है, 1-2 मैच निकलते हैं, देखते हैं कैसा होता। तो बट आई एम फील फाइन। बट मैच के दौरान ही मुझे सडनली एक ओवर के बाद दूसरे ओवर में कहते हैं कि एक साथ ही 3 क्लिक आवाज़ आते हैं, जैसे मैंने बॉल डाला, मैं ज़मीन पे हूँ, बैट्समैन तो आउट हो गया मिड ऑफ पे कैच आउट, पर मैं ज़मीन पे था। तो उसके बाद कहते हैं कि मुझे साउंड सुनाई दिए एंकल के अंदर, तो यानी पता मैंने चल फील गया किया कि 3 के, गड़बड़ है। हाँ मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई। बट जब एमआरआई निकाल तो पता चला कि मेरा जो एक्लिस टेंडन है वो 50% टेयर हो गया, यानी रप्चर हो गया था। सो उसके वजह से फिर मुझे पूरा मेरा 1 साल, यानी मैंने सर्जरी कराई, सर्जरी के बाद 2-3 महीने तो बूट में थे, उसके बाद पूरा 1 साल मेरा रिहैब और रिकवरी में गया। तो एनसीए में। एनसीए में मैंने इसके ऊपर काम किया, और एनसीए वाले में जो फिजियोज और डॉक्टर थे काफ़ी, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और उसके बाद जब मैंने वापसी की तो मैं अभी लास्ट मुश्ताक अली में 3 मैचेस खेला हूँ, और अभी वनडे नहीं खेल रहा हूँ। तो नॉर्मली वही सब चीज़ें, क्योंकि अब जब तो फिट आपको हो, सपोर्ट मिला विदर्भा क्रिकेट से इस दौरान, ये जो ऐसी जब टफ सिचुएशन से एक प्लेयर गुजरता है? ये यूजली 3 T20 मैचेस खेलने के बाद जब मेरा वनडे का चालू हुआ, तो मुझे लगता है कि उधर अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ या उन्होंने मुझे पिक नहीं किया, वो अब मेरी इंजरी हो या जो भी चीज़ हो, बट आई होपिंग कि 1 साल के बाद वापस आ रहा हूँ तो मुझे वो सपोर्ट मिलना चाहिए था। बट मुझे लगता है कि वो हुआ नहीं, क्योंकि आई डोंट नो फिर वो कोच की प्रॉब्लम है या सिलेक्शन कमेटी की है। क्योंकि जब मैं फिट हो रहा था, मैं जब वापस आ रहा था, मैंने उनको बोला था कि मैं T20 और वनडे से स्टार्ट करूंगा। और आप इतनी बड़ी इंजरी से बाहर आ रहे हो, तो नॉर्मली आने के बाद आप सडनली सब कुछ सीधा एकदम ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप आए और फिर से 100%। कुछ मैच लगते हैं, क्योंकि वैसे ही शामी के साथ भी हुआ था। शामी भी इंजरी से वापस आया, शामी को भी वापस ही करते करते 6 महीने साल भर लग गए, तो अब जाके शामी बड़ी तो वो थी। बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज जब सिलेक्शन के ऊपर बात आई तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा ऐसा है। बट मैम मेरी बात यही थी कि अगर आप कम्युनिकेट करते, आप कम्युनिकेशन रखते मुझसे, अगर ऐसा कुछ आपका प्लान था तो आप मुझे पहले बता सकते थे, तो माइट भी मैं कहीं और भी ट्राई कर सकता था। बट मिड सीजन में ये सब होना इज़ नॉट गुड फॉर मी। अब उनकी थिंकिंग जो है, बट एज अ प्लेयर मेरा लॉस हुआ है इसमें जो भी है, कि अगर मैं चाहता तो मैं विजय हजारे आराम से खेल सकता था, क्योंकि आई एम फिट एंड फाइन। मैं अपनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब कर रहा हूँ, और ऐसा कोई इशू नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, बट अब वही है कि आपकी कोच की और सेलेक्टर की क्या थिंकिंग है, क्या उनकी मंशा थी, तो आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर शायद मुझे मिलता, और तो शायद मुझे लगता कम्युनिकेशन होता, अगर बात हो सकती तो बेटर हो सकता था।
तो मैं किसी और स्टेट में भी जाके शायद खेल सकता था। नहीं बिल्कुल, एंड आई थिंक विदर्भा क्रिकेट का भी लॉस है बिकॉज आपने इतना कंट्रीब्यूट किया है उस क्रिकेट में, एंड कल्चर ऐसे ही बनता है जब आप जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया आप उनको यंगस्टर्स के साथ जोड़ो, उनके साथ खिलाओ, मौका दो। हम जब मुंबई क्रिकेट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैसे ट्रांजिशंस उन्होंने मैनेज किए, जहाँ पे सीनियर प्लेयर्स जूनियर्स के साथ खेलते थे, और उस जैसे आपने कहा कि वो सचिन ने कितना बड़ा रोल प्ले किया आपके करियर में, राइट? इसी तरीके से जब आपकी मंशा है टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिकेट, I think the cricket association needs to take cognizance and support because it's in the interest of Vidarbha cricket. उमेश तो अपनी बात कह रहे हैं, but I think as an independent person मुझे लगता है कि this is a culture we should have in our cricket where people who have contributed should be given the right support. हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अभी के क्रिकेट में ऐसा है, ऑब्वियसली हमें पता है, देखो हम जब आए तो सीनियर गए, हम आए तो हम जाएंगे तो दूसरे यंगस्टर आएंगे, तो ये सब चीज़ें चलनी चाहिए। ट्रांजिशन पीरियड तो हर टीम में चेन तो चलते रहना चाहिए, बट अगर समवन विलिंग टू डू सम कंट्रीब्यूशन, और अगर उसको लगता है कि उसके पास क्रिकेट है, वो अभी भी जाने से पहले कुछ बच्चों के साथ यंगस्टर के साथ खेल के उनको कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो इट्स फॉर द देयर गुड्स। अभी इसमें मेरा क्या, मैं अभी सबको लगेगा, सबको ये लगता है कि नहीं उमेश को तो आईपीएल खेलना है इसलिए कह रहा है। डेफिनेटली उसमें क्या है, मुझे खेलना है भाई, जब तक मेरी बॉडी अच्छी है, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई वांट टू प्ले। बिल्कुल, जिस दिन नहीं होगा तो मैं क्यों इतनी सारी वो करूंगा, बट अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मैंने जो सीखा है मैं वो बच्चों को भी सिखा के जाऊँ, अगर उनको लगता है कि हाँ कि उनसे हमें सीखने मिल रहा है, तो इट्स गुड फॉर देम। अदरवाइज इज ऑलवेज भी वेलकम कि हाँ कोई नया लड़का आ रहा है, मुझसे बेटर टैलेंट है, इट्स अ फेयर गेम। हाँ इट्स अ फेयर गेम। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा नहीं यार कि मैं सीनियर हूँ तो मैं जबरदस्ती खेलते रहूंगा, तो इट्स अ फेयर गेम ना। यंगस्टर कोई अच्छा आ रहा है, आपसे बेटर कर सकता है, तो इट्स ओके। सो बिकॉज स्टिल आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी फॉर द गाइज हु रिप्रेजेंटिंग आईपीएल टीम्स, और हमारी जो इंडिया है वगैरह को परफॉर्म कर रहे हैं लड़के, काफ़ी लड़के निकल के भी आए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा कल्चर उस तरफ जा रहा है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं। सो आई एम ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी देयर फॉर देम। बट वही बात है कि ये चीज़ें कम्युनिकेट और कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं और बेटर। Absolutely. And we are looking forward to see you back in action because Umesh, what you've brought to the Indian cricket is the excitement, the pace, and the action that you bring is something that hum sab miss karte hain, and we are looking forward to see you very soon back in action. एक क्विक रैपिड फायर करें आपके साथ। तो इसे हम ऐसे कहेंगे दिस और दैट, ठीक है? मैं 2 कैप्टन्स के नाम लूंगा, आपको एक कैप्टन चुनना है और ऐसे हम चलते जाएंगे। तो शुरुआती कैप्टनों से करते हैं। रैना भाई, जीजी भाई। जीजी भाई, वीरू भाई। ओह जी। जीजी भाई, अजिंक्य भाई। जब मेरे टाइम पे आया तो मुझे लगता है फिर अजिंक्य। ठीक है, अजिंक्य भाई, धोनी भाई। धोनी भाई, कोहली भाई। टफ है, मुझे लगता है वाइट बॉल में धोनी और टेस्ट में विराट। सुपर, फैंटास्टिक, ग्रेट। एनी क्वेश्चन क्विकली? हाँ जी भाई, वैसे आपके ओपिनियन में, आपके कंटेम्परेरीज में और आपको अलग रख के आपके फेवरेट फास्टेस्ट बॉलर कौन है ऑल टाइम? यानी जब मैंने क्रिकेट देखना चालू किया था, सो एज अ इंडियन फास्ट बॉलर मुझे लगता है जवागल श्रीनाथ, जो उस टाइम पे काफ़ी तेज डालते थे। और उसके बाद जब स्लोली हम अंदर आने लगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो मुझे लगता है फिर बाद में अजीत आगरकर, आशीष नेहरा, जहीर खान, इन्हें इतने फास्ट बॉलर आपके पास आए क्योंकि उन्होंने इन्हें सारा कुछ चेंज कर दिया। क्योंकि पहले हमें मिलता था इक्का दुक्के फास्ट बॉलर जो एक डालते थे तेज, बट जब ये लोग टीम में आए तो आपको देखने मिले 140 प्लस बॉलर, जो अजीत आगरकर, नेहरा और जहीर खान। क्योंकि जब वो आपके पास ऐसे बॉलर होते हैं ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है कि हमारे पास भी है। कहीं भी जाके किसी भी कंट्री में जाके आप बोल सकते हैं हाँ ठीक है, पर हमारे पास भी 140 वाले बॉलर है।
हमारे देश में ना हमें बड़ी फील रहती है कि आपने जब 150 बॉल पेस डालना शुरू किया ना तो बड़े एक्साइटेड फील होते थे। शोएब देखते थे, हम ब्रैटली देखते थे, शिनमोन देखते थे। पर पेसर से आपकी तरह आए 140 150, ऑस्ट्रेलिया भी डरी, फिर उमरान मलिक आए, उन्होंने अच्छी डाली, वरुण एरोन आए, उन्होंने अच्छा डाला। पर फिर हम देखते हैं धीरे धीरे हम इन पेसर्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं के लिए आगे स्ट्रगल भी हमारा वही सेम चलता है कि अगला 150 उमेश कौन डालेगा। उमेश आता है, उमेश डिलीवर करता है, फिर उमेश को सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाता? उमेश के साथ कंधे से कंधा मिला के क्यों नहीं पकड़ा जाता? उमेश का हाथ क्यों नहीं पकड़ा जाता? एक्चुअली ये अभी से नहीं, काफी पहले चल रहा था, क्योंकि ये सब काम बड़े टफ है, क्योंकि कई फास्ट बॉलर आते हैं बट क्या होता है ना कि इंजरी मैनेजमेंट और उस सब चक्करों में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जब यंग फास्ट बॉलर आते हो तो आपको आपके बॉडी और ट्रेनिंग के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि सडनली वो लोड आता है। क्योंकि जो उमरान मलिक या लड़कों की आपने बात की, सब ऐसे ही आए हैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेल के, और सडनली आके वो जब वो डेज क्रिकेट यानी सीजनल क्रिकेट खेलते हैं तो वो जो लोड्स होता है ना वो बढ़ जाता है सडनली। तो बॉडी को उतनी आदत नहीं होती, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में आप 1 ओवर डालते हो, 3 ओवर डालते हो बस एक मैच में। पर यहाँ आके आप वनडे में 10 ओवर डालते हो, डेज में आपको 15-16 कभी हुआ तो 20-22 भी डालने पड़ते हैं। तो वो नई चीज़ होती है बॉडी के लिए। तो उसकी वजह से जब बंदा इंजर्ड होता है ना, तो इंजरी के बाद जब वो वापस आता है ना, और क्या है कि आप हमेशा सिर्फ पेस को सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको उसके साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए। अगर पेस में आकर डालने को बोले तो कोई भी डाल देगा, अगर आप पर विकेट ही नहीं ले पा रहे हो, आप अगर रन लीक कर रहे हो, तो फिर कोई भी कैप्टन बोलेगा इज डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि आपके पास पेस है बट वो लाइन और लेंथ नहीं है कि आप टीम को कंट्रीब्यूट कर सके विनिंग में। तो वो चीज़ें भी देखी जाती है। तो सारे जितने भी फास्ट बॉलर आए सबके साथ वही चल रहा है, या तो किसी को इंजरीज हो रही हैं, या किसी का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है, या फिर उन चीज़ों पे वो उतर नहीं पाए 100%। तो वो चीज़ें हैं, तो वो धीरे धीरे ही आते हैं। अब मैंने वही बोला, जितना आप मैच खेलते हो ना और आप जितने बॉलिंग करोगे तो आप वो सीखते जाते हो। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप वो भले आप इंटरनेशनल खेलो या डोमेस्टिक खेलो, तो मैच खेलना, अपने आप को जानना और आपकी कमियों को जानना और उसको कैसे बेटर करना है, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपकी बैटिंग पे बड़ा इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। जैसे ये एक मीम जो हमने देखा, विराट कोहली 24 सिक्सेस 107 टेस्ट, उमेश यादव 24 सिक्सेस 55 टेस्ट। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हमने देखी है, वो विराट भाई का रिस्पॉन्स जब आपने साउथ अफ्रीका के साथ, हाँ ये तो भाई ने जो रिएक्शन दिया था। एक्चुअली जब भी मैं बैटिंग में जाता हूँ तो होता ही है, यानी उनको पता है, क्योंकि मैं कभी इन नेट्स में भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, मेरा बैटिंग स्टाइल ही ऐसे रहा है। अटैकिंग तो कोशिश ये होती है कि जितने जल्दी जितने रन बना दो उतना बेटर है, क्योंकि मुझे पता है कि हमने अगर 8-10 बॉल भी खेली तो डिफेंस करते करते आउट हो जाएंगे। इससे बेटर है कि कुछ रन बना ले। तो मेरी कोशिश होती है कि 10 बॉल खेलूँ, 15 बॉल खेल लूँ या 20 बॉल खेल लूँ, अगर उन बॉलों पर अगर मैं 25-30 रन बनाता हूँ, टीम को कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो टीम के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। मेरे रन नाम पे भी रन हो जाएंगे और टीम के भी इसको थोड़ा ऊपर चले जाएगा। तो हमें एज अ फास्ट बॉलर हमें और क्वेश्चन मिल जाएगा। और बड़ा एंजॉय करते हैं वो आपकी बैटिंग। तब भी करते हैं, अगर शामी भी करते होंगे बैटिंग, वो हैप्पी, क्योंकि पता है शामी और मेरा बैटिंग स्टाइल, जैसे बुमराह भी कभी कभी उन्होंने भी 5 छक्के लगाए थे, तो उनको मजा आता है कि जब टैलेंटर्स बैटिंग में जाते हैं और उनको पता है कि वो घुमाने वाले रन बनाने के लिए, तो इज ऑलवेज एंजॉय। अच्छा, महादेव से आपका क्या रिलेशनशिप है, ये बताइए आप। मुझे पता नहीं, एक कहते हैं कि किसी ने बताया नहीं मुझे, वो अंदर का मेरा फील है। स्टार्टिंग से ही मैं भोलेनाथ से जुड़ा हुआ हूँ, और स्टार्टिंग से जब भी मैंने पूजा की है तो हमेशा महादेव या महादेव मंदिर में या भोले जी के, तो वो स्टार्टिंग से ही। और सबसे ज्यादा आपको फील किस मंदिर में जाके आई, उनकी प्रेजेंस का महसूस? मुझे लगता है कि जो मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी में, काफ़ी मंदिर गया हूँ, बट जब मैं महाकाल जाता हूँ उज्जैन, तो मुझे लगता है कि वो अलग तरीके से मुझे कनेक्ट करते हैं, और वो फील और वो एनर्जी मुझे वहाँ पे फील होती है। अच्छा, आपकी वाइफ ने आपके स्टाइल कोशेंट को बिल्कुल अप कर दिया। ये देखिए, ये एक ऐसी पिक्चर है जिसको हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने पसंद किया और कहा कि उमेश भाई आप ऐसे ही और कूल ही बना रहिए। ये एक हमारे लिसनर्स की तरफ से हाँ, तो नॉर्मली होता है कि काफ़ी स्टाइल, क्योंकि बहुत लोगों को पता है मेरी वाइफ तान्या ने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया हुआ, शी इज लाइक फैशन डिजाइनर, मर्चेंडाइज का वो किया हुआ है, तो शी इज इन दैट, तो फैशन का उनको नॉलेज है। तो उस वजह से जब मैं आया तो उन्होंने मुझे थोड़ा, कहते हैं ना, अपग्रेड किया कि हाँ, कि किस चीज़ों के साथ क्या पहनना है, कैसे पहनना है, तो काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है। तो मैं वही बोला कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि लाइफ में काफ़ी कुछ वो बैलेंस लेके आई हैं, तो उसकी वजह से। और
आप हमेशा चाहते हो, क्योंकि आप जब खेल रहे हो तो आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपके पीछे आपके घर को, आपके बच्चों को, फैमिली को संभाले। तो शी इज़ देयर ऑलवेज, और वो करती हैं। एंड शी इज़ अ वेरी लवली एंड लविंग वाइफ ऑल्सो एंड मॉम ऑल्सो। सो ही इज़ लाइक टू बी लाइक, मेरे बच्चे भी वैसे हैं। तो शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर फैमिली एंड फॉर अस और फॉर माई किड्स। अच्छा, बहुत सारे हमारे लिसनर्स ने कहा है कि ये जो आपका हेयर स्टाइल था, दिस वाज द बेस्ट एवर। या उस टाइम पे कुछ था नहीं, तो एक टाइम मैंने बोला कि हेयर बढ़ाते हैं, बट अभी उतने बचे नहीं एक्चुअली। मुझे लगता है कि शायद दोबारा बढ़ाने जाए तो पूरे ना चले जाए। तो थोड़ा सेफ्टी के साथ चले, तो अभी बोला थोड़ा छोटे वाले ही ठीक है, क्योंकि टेक केयर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है मैनेजमेंट। एब्सोल्युटली। एनीथिंग एल्स? सर रूम शेयरिंग का तो पूछना होता है। हाँ, पूछो। क्योंकि रूम शेयरिंग होता है ना, उसका बड़ा एक बॉन्ड होता है। हाँ। तो एक तो होता है कि इसके साथ मैं रूम शेयर करना चाहूंगा, तो कभी होता है ना कि भाई इससे बचा ले यार, इसके साथ नॉर्मली मैं काफी लकी रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत कम टूर्नामेंट में पहले सीजन ही मेरे को रूम शेयर करना पड़ा। बहुत उसके बाद मैं आईपीएल खेल गया और इंडिया खेल गया, तो उसके बाद होता है कि इंडिया प्लेयर जो खेलता है उनको सिंगल रूम मिलते हैं। सो काफ़ी लकी रहा। तो एक मेरा फ्रेंड आता था सलभ श्रीवास्तव, वो मेरा रूम पार्टनर रहा है स्टार्टिंग में। तो ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, यानी कभी कभी लगता था वो है ना, उसको बातें करने का शौक है। बट ठीक है, मेरे को अभी कोई रूम पार्टनर ऐसा नहीं मिला कि मुझे लगा कि नहीं यार ये क्यों मिला यार। जो मेरा फ्रेंड था वो इज गुड। एनीथिंग एल्स? हाँ। मेरा छोटा भाई भी एक फास्ट बॉलर है और ना उसने भी 142 टच किए हुए। अभी तो उसकी इंजरी चल रही है शोल्डर में, बट यंग जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं उनको घर वालों से भी लड़ना है, घर वालों का प्रेशर भी है। आपके लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑल अक्रॉस इंडिया, यंग लड़के और लड़की, क्या मैसेज है आपका उनके लिए? मुझे लगता है कि लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि आपको वो बच्चों को खेलने देनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द इस डर से कि वो ये ऑप्ट करेगा तो शायद पढ़ाई एजुकेशन में उसके इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई बच्चा 1-2 घंटा खेलता भी है तो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वो उसके लिए अच्छा है, उसके हेल्थ के लिए, उसके आगे वाले लाइफ के लिए। क्योंकि जब वो आप किसी गेम को खेलते हो ना, तो आप काफ़ी कुछ सीखते हो। तो आपको कभी कभी होता है कि उसमें सेल्फ डिफेंस, अटैक करना, और उसके बाद बॉन्ड्स, शेयरिंग और कनेक्टिविटी यानी कनेक्शंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब करने को मिलता है। तो आप उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका लाइफस्टाइल और आपका लगता है मुझे फिटनेस काफ़ी बेटर होता है। तो मुझे लगता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप बच्चों को रूम में रखो, आप सारा टाइम पढ़ते रहते हैं, कुछ करते नहीं, पर जब आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो 1-2 घंटा तो आप रिफ्रेश होते हो। तो मुझे लगता है वो रिफ्रेश बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे को। उमेश भाई, वर्ल्ड कप की बात हो रही है एंड हम आपको देखना चाहेंगे प्लेइंग द वर्ल्ड कप। ऑल्सो इंडियन क्रिकेट फैंस बात कर रहे हैं रोको प्लेइंग द वर्ल्ड कप। बहुत इस पे बातचीत हो रही है। आपका क्या पर्सनल व्यू है इस बारे में? नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो साल से खेल रहा, तो मैं जानता हूँ वो अच्छा ही करने वाले। नो वन लाइक कि ऐसा कुछ होने वाला है। डेफिनेटली हम जानते हैं वो अच्छा करेंगे, और विराट और रोहित हो, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने जो चीज़ें हासिल की है जिस मुकाम पे है, सो मुझे लगता है कि इज़ गुड फॉर द टीम ऑल्सो ना, क्योंकि आपके पास 2 सीनियर ऐसे बैट्समैन हैं जिनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है और वो इतने रन बनाते हैं, तो दोनों रन मशीन है आपके लिए। तो सिचुएशन कैसे भी हो, आपको पता है कि वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि दोनों अच्छा करेंगे और वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। चांस क्या लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो पहले तो T20 वर्ल्ड कप है, 27 वाला वर्ल्ड कप है, तो T20 तो मुझे लगता है कि टीम हमारी काफ़ी स्ट्रांग है वैसे भी। तो चांसेस तो मुझे लग रहे हैं Are इंडिया you के। happy with the T20? मुझे लगा team that was T20 के selected? उससे देखा जाए तो मैं आई एम वेरी हैप्पी, जिस हिसाब से टीम परफॉर्म कर रही है, जितने लोगों को चांस मिला उन्होंने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है, तो वेरी स्ट्रांग टीम भी है। एंड 50 ओवर वर्ल्ड कप में आपको लगता है कि विराट एंड रोहित भाई खेलेंगे? नहीं, मुझे लगता क्या है, होने चाहिए, क्योंकि आपके पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो अच्छा कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो ऐसे प्लेयर तो आपके पास होने चाहिए। तो आपके लिए, टीम के लिए इजी होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो अच्छी खराब सिचुएशन में और टफ सिचुएशन में आपको वो बाहर निकाल के देंगे और ऐसे मैच आपको जिता के देंगे। रोहित भाई के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके के कैप्टन है, किस तरीके रोहित, मैंने वही बोला कि वो इस काइंड ऑफ वेरी चिल बंदा है, ने ग्राउंड पे है, कब गुस्सा होना है, कब हंसी मजाक करना है, तो वो फील्ड में चलता रहता है। इज अ गुड गाय, इज अ गुड सेंस आपने ऑफ उनके ह्यूमर। साथ कैप्टनसी एक मैं खेला हूँ, बट बहुत कम खेलने का मौका मिला। एमआई में? नहीं, आई एम नॉट प्लेड फॉर एमआई एनीवेयर। सो वो लास्ट जो हमारा
टेस्ट चैंपियनशिप था, उसके टेस्ट कैप्टन चैंपियनशिप थे, में, उसके yes, 2 yes. T20 मैचेस थे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें भी रहे, तो इज वेरी कूल और इज अ वेरी जॉली गाय। उमेश भाई, आपके साथ बात करने में बहुत मजा आया। आपका ठहराव, आपकी गहराई, आपके जिंदगी को देखने का नजरिया, आपके अपने दोस्तों को, अपने परिवार को देखने का नजरिया, और सबको साथ लेके चलना और जीवन को एक्सेप्ट करना द वे इट इज, बहुत कुछ सीखा हमने आज इस कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और डेफिनेटली जीवन यही है, यानी अपने साथ नहीं रहेंगे तो फिर जीवन में जीने का मजा क्या, अकेले जीने में क्या मजा है। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आज हमारे लिसनर्स जो हैं वो, उन्होंने उमेश यादव द क्रिकेटर को तो देखा था, लेकिन उमेश यादव द ह्यूमन बीइंग को देखा, तो उनका रिश्ता आपसे और गहरा हो गया आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, सुपर।